जब हलाल का लफ्ज़ बोला जाता था जी। तो आमतौर पे हमारे जहन में यही आता था कि हलाल से मतलब कोई हलाल खाने की चीज़ और ख़ासकर जो है गोश्त वगैरह ना। आप हलाल चीज़ तो खा रहे हैं लेकिन कहाँ से कमा के खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे। चिकन की बोन से जो है वो बन सकता है, फीड बन सकती है। ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं कि लोगों ने पोर्क के ऊपर हलाल पोर्क जो है वो लेकर के जो है बताएँ। कि हलाल की ब्रांडिंग का इतना फ़ायदा उठाया कि उन्होंने कहा हलाल के नाम से चीज़ बिक रही है तो पोर्क के ऊपर भी हलाल का हलाल लिख लेबल दो। लगा दिया। इस तरह के वाक़यात भी पेश आए हैं। ई नंबर्स जो है ना वो एक हवा सा बन गया। ये कोई ई नंबर्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है। जी। ये यही फूड एडिटिव्स हैं जो फूड के अंदर शामिल होते हैं। अंगूर से शराब बनाई जा रही है, बनाई। खजूर से बनाई जा रही है, या जो है वो जौ से बनाई जा रही है, या आलू से बनाई जा रही है, किसी भी चीज़ से। जब भी कोई नया मसला आता है तो उस पर तहकीक होती है, गुफ्तगू होती है। शुरू में उलमाए किराम भी जो है उस पर कोई फतवा देने से या कोई राय कायम करने से डरते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हलाल हराम का मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिनकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा सोबान बेग। नाज़रीन किराम, फ़ूड को लेकर, कॉस्मेटिक आइटम्स को लेकर और इसी तरह मेडिसिन्स को लेकर लोगों के जहनों में बहुत सारे शक व शुबहात आते रहते हैं। हलाल और हराम के हवाले से लोग काफ़ी परेशानी का शिकार रहते हैं। इन्हीं तमाम सवालों को सामने रखते हुए आज बिनकास्ट का यह एपिसोड हमने सजाया है, जिसमें गुफ्तगू करने के लिए जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है। 2012 से आप ये हलाल सर्टिफिकेशंस के हवाले से और इस तमाम चीज़ों के अंदर जो शरिया एडवाइज़र या शरिया एक्सपर्ट का जो किरदार होता है आप वो अदा करते रहें। एक बहुत मोतबर नाम इस तमाम फील्ड में आप तस्वुर किए जाते हैं। एक तवील मुद्दत आपने और एक तवील वक्त आपने इस तमाम फील्ड को दिया है। साथ ही ट्रेनर भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ इस हवाले से, हलाल फूड के हवाले से, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आपने कर भी रखे हैं, करवा भी रहे होते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है हमारे आज के मेहमान जनाब मुफ्ती फ़रहान फ़ारूक साहब से। उनकी जानिब चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बिनकास्ट का मेहमान बनने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और इस मौजू पर जो है बात करने का मौका दिया। आपका मौजू वक्त की मुनासबत से बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत सारे ऐसे सवालात जो हमें भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। थोड़ा सा मौजूदा वक्त में इसी तनाजुर को सामने रखते हुए आजकल जो हलाल का एक तसव्वुर है उसमें भी कहीं एक वसअत हमें पैदा होती है, दिखाई देती है। इससे बात का आगाज़ करेंगे, देन इंशाअल्लाह ताला मज़ीद सवालात आपकी खिदमत में रखेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब ये इनायत फरमाइएगा कि आज के दौर में हलाल का जो तसव्वुर है वो कितना वसी हो चुका है। साथ ही ये भी बताइएगा कि अब ये है कि सिर्फ खाने पीने की हद तक ये हलाल के मामलात महदूद नहीं रहे हैं, बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी के दीगर पहलुओं तक ये फैलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कॉस्मेटिक आइटम का भी जिक्र किया और बहुत सारी चीज़ें। इवन ये कि अगर हम कुछ शूज़ वगैरह की बात करें, कोई अगर रिंग पहनता है या कोई वॉचेस इस्तेमाल कर रहा है, इस हवाले से कुछ फरमाइए। हाँ बिल्कुल। पहले जो है ना, आपको याद होगा जब हलाल का लफ्ज़ बोला जाता था जी। तो आमतौर पे हमारे जहन में यही आता था कि हलाल से मतलब कोई हलाल खाने की चीज़ और ख़ासकर जो है गोश्त वगैरह ना। हाँ। कि कोई बाहर जा रहा है तो कि मुफ्ती साहब से मसला पूछ रहा है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ तो हलाल हराम के हवाले से जो है वो क्या मसाइल होंगे, बिल्कुल। और उसमें जो है वो गोश्त के हवाले से, मीट के हवाले से लोग सवालात करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब जो है ना ये तसव्वुर जो है काफ़ी वसी हो गया। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि कुरान करीम में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया हलालन तय्यबा, जगह हाँ। जगह हलाल और उसके साथ तय्यब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो हलाल का मफ़हूम भी वसी है, उसके साथ तय्यब का मफ़हूम भी जुड़ जाता है ना, तो उसमें और वुसाअत पैदा हो जाती है। भाई वाह। जैसे उसके अंदर जो है वो आप हलाल चीज़ तो खा रहे हैं लेकिन कहाँ से कमा के खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही। और इसी के अंदर आप देखें तो आपकी जो है इस्लामिक फ़ाइनेंस आ जाती है जी। कि भाई ये भी हलाल के मफ़हूम में दाखिल है कि आप कंपनी जो है वो हलाल फूड तो बना रही है लेकिन पीछे से उसकी जो फाइनेंसिंग है अगर वो खुदा न खास्ता सूद की बुनियाद पर है तो वो हिल्लत का मफ़हूम जो है उसमें वो वसाअत जो है वो नहीं रहती। दूसरी ये कि उसके साथ जो है वो हलाल के साथ फूड हाइजीन भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम जो है सफाई का, पाकीज़गी का भी दर्स देता है। तो आमतौर पे जो है वो हमारे माशरे में ये जहन है कि शायद ये जो सफाई सुथराई है या फूड हाइजीन है ये अंग्रेज़ों की जो है वो कोई चीज़ है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है वो सफाई सुथराई, हिफ़्ज़ान सेहत, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़ोर देता है। और फिर जो हलालन तय्यबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो तय्यब के मफ़हूम में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जो ग़िज़ा है वो हलाल तो है लेकिन हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक भी होनी चाहिए। तो आजकल जो हलाल फूड इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ हलाल को नहीं देखा जाता बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो जो चीज़ है वो हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक है। कहीं खुदा न खास्ता वो चीज़ ऐसी तो नहीं है कि फ़ी नफ़्सी तो हलाल है लेकिन लोगों की सेहत को नुकसान पहुँचा रही है, या जहाँ तैयार की जा रही है वहाँ पे सफाई सुथराई का कोई एहतमाम नहीं है, पाकी नापाकी का कोई एहतमाम नहीं है।
फिर इसके साथ साथ इसको और अगर हम वसी करें तो इसमें आपकी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी आ गई कि ख़वातीन जो चीज़ें इस्तेमाल करी, इवन मर्द भी जो है इस तरह की चीज़ें जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, जिसमें साबुन आ गया, टूथपेस्ट आ गया, तो इन सब के अंदर भी ये देखा जाता है कि अभी इसमें कोई नापाक चीज़ तो शामिल नहीं है, या खुदा न खास्ता इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट तो शामिल नहीं है। फिर इसको अगर आप और आगे लेके चलें तो हलाल टूरिज़्म का तस्वुर जो है दुनिया के अंदर आ चुका है कि आप जो है वो होटलिंग कर आप किसी जगह विज़िट पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपको जो है वो ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि आपके होटल का इंतखाब जो है वो ऐसा हो कि वहाँ पे शरई उसूलों के मुताबिक आपको वहाँ नमाज की जगह मिले, आप खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई शराब की सर्विंग वगैरह ना हो रही हो, वहाँ पे हलाल फूड अवेलेबल हो, जो जगह का इंतखाब है, जो सफ़र का तरीक़ाकार है, उन सब में जो है वो जो एक मुसलमान के तकाज़े हैं सफ़र, जैसे बस में जा रहे हैं तो अब नमाज के लिए वक्त पे गाड़ी रोकना, ये एक मिसाल है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों का जो ध्यान जो है वो हलाल टूरिज़म के अंदर रखा जाता है। फिर इससे भी आगे चले जाएँ तो अब हलाल फ़ैशन का भी तस्वुर आ चुका है कि मॉडर्न फ़ैशन, इस पे अभी कुछ दिनों पहले जो है वो कराची में एक पूरा सेमिनार भी हुआ है जिसमें बिज़नेस इंडस्ट्री भी थी और उसमें हलाल से रिलेटेड लोग भी थे कि इस मॉडर्न फ़ैशन को भी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरीके से मुतारिफ़ करवाया जाए। तो ये एक छोटा सा एक मफ़हूम है जो हलाल के दायरे के अंदर आ जाता है। तो अब ये इस्लामी फ़ैशन और नॉन इस्लामी फ़ैशन, अब ये 2 चीज़ें अलहदा हो जाएँगी। हाँ, इस तरह के अल्फ़ाज़ तो शायद इस्तेमाल करना मुनासिब ना हो, इस्लामिक या नॉन इस्लामिक फ़ैशन, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इस तरह फ़ैशन करना कि उसमें जितना हो सके इस्लामी तकाज़े पूरी किए पूरे हो जाएँ। जाएँ। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें शायद ना पूरी हों या ठीक है। कुछ हज़रात के नज़दीक उसमें भी कोई काबिल एतराज़ चीज़ हो, लेकिन बहरहाल कोशिश है, सफ़र है, तो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे हलाल फूड है, वो एकदम से नहीं हुआ, उसको भी 10 साल लगे। बिल्कुल। आज जो है वो हमें सब चीज़ें पता हैं, कौन-कौन से रॉ मटीरियल हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन से क्रिटिकल चीज़ें, एक वक़्त हमें नहीं पता था, हम खा रहे थे, ऐसे लेकिन एक तसव्वुर पेश किया गया, फिर उसका सफ़र शुरू हुआ। तो इसी तरह इसमें भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि कम से कम इसके ऊपर काम काम शुरू होने हो लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टूथपेस्ट का भी ज़िक्र किया और साथ ही कुछ सफ़र और होटलिंग के हवाले से भी आपने बात की। ये आप ज़रूर इनायत फ़रमाइएगा, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स यकीनन आपके पास से गुज़रती होंगी, जिन्हें आप लोग परखते होंगे, सब कुछ होता होगा। तो कहा जाता है कि जो टूथपेस्ट है आजकल आ तो गया है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं वो वैसे हराम हो ना हो, लेकिन वो कहीं न कहीं आपकी मेमोरी के लिए बाइस नुकसान होते हैं, क्योंकि आजकल आप हमने तो बचपन में बहुत टूथपेस्ट खाया है, तो कहते हैं कि ऐसे खाना नहीं चाहिए वरना ये मेमोरी को कहीं नुकसान पहुँचा रहा होता है, ऐसा है? अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हलाल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब का सही है। मफ़हूम भी है कि जब भी हम हलाल के ऊपर काम करते हैं जी, तो इस बात को ज़रूर देखते हैं कि वो जो है वो चीज़ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। जी। और इस पे सिर्फ हम काम नहीं करते बल्कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे पीएसक्यूसी है, पाकिस्तान जी। क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, तो वो इन तमाम चीज़ों को देख रही होती है कि पाकिस्तान में जो टूथपेस्ट बन रहा है, हाँ। पाकिस्तान में जो पानी है उसके अंदर मिनरल्स मिलाए जा रहे हैं हुँ, और ऑयल या घी, ये चीज़ें बन रही हैं, तो जी, इन सब की क्वालिटी के मयार जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, टूथपेस्ट खाने की चीज़ तो है नहीं, तो इसमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है बहरहाल फिर भी कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे हैं या कोई है वो गलती से उसके पेट में ये चीज़ चली जाती है तो वो इतनी हार्मफुल ना हो, तो इस चीज़ का भी जो है इसमें ध्यान रखा जाता है। जहाँ क्वालिटी नहीं होगी तो वहाँ पे यकीनन ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे आपको मैं मिसाल दूँ कि हमारे स्नैक्स हैं, जी, तो इसमें जो है वो कुछ अच्छी क्वालिटी के स्नैक्स आते हैं, ठीक है, ऐसे उसकी ही। पैकिंग अच्छी क्वालिटी की होती है, हुँ, कुछ ऐसे होते हैं बड़ी ख़राब क्वालिटी की होती है, आप उसको खोलेंगे तो आपको उसमें से भपकस आएगा। हाँ। वो क्या होता है कि उसमें बहुत ख़राब क्वालिटी का जो है वो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से वो हार्मफुल है। तो ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये टूथपेस्ट में भी हो सकता है, खाने की चीज़ में भी हो सकता है, किसी पीने की चीज़ में भी हो सकता है, और उसके अंदर मौजूद किसी इंग्रेडिएंट की वजह से भी हो सकता है कि जितनी लिमिट है, इन चीज़ों में लिमिट्स भी होती हैं कि भाई हाँ, ये केमिकल डालना है तो ये इतना डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ठीक। अब उससे ज़्यादा डाल दिया किसी फ़ायदे को हासिल केमिकल करने तो के लिए, केमिकल है। हाँ, केमिकल तो केमिकल है, तो उसकी लिमिट्स होती हैं, तो ठीक। लिमिट्स को फॉलो ना करना या उसके हुँ, जो क्वालिटी के मयार हैं उसको फॉलो ना करना, तो उस सूरत में वो नुकसानदेह होता है। लेकिन ये कि जब क्वालिटी को फॉलो किया जाता है और हलाल के ऑडिट में, हलाल सर्टिफिकेशन में हम ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें फॉलो हो रही है नहीं हो रही, कि ठीक। हलाल तो है लेकिन उसमें ऐसे केमिकल तो नहीं है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हों, या उसकी लिमिट्स तो भी रीच नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। जब हलाल के ऑडिट पे जाते हैं तो उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट भी साथ होते हैं, यानी हम हुँ, टूथपेस्ट के ऑडिट पे जाएंगे तो उस फील्ड के जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो साथ होगा, फूड पे जाएंगे तो उसका एक्सपर्ट साथ होगा, फार्मा पे जाएंगे तो उसका एक्सपर्ट साथ होगा। तो ठीक। इस तरीके से ये काम जो है वो होता है। ठीक। दूसरी तरफ आते हैं, फरमाइएगा कि बाज़ मसनूआत, इसमें हम स्पेशली चॉकलेट्स का ज़िक्र कर सकते हैं, इसमें बिस्किट्स होते हैं, जेली के ऊपर भी बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं। हमें तो कहा जाता है भाई जेली नहीं खानी चाहिए, कोई जो है वो जानवरों की हड्डियों से, अब कौन सी हड्डी से बन रही, कुछ इस तरह की चीज़ें सुनते थे हम बचपन में। इसी तरह दवाइयों का मामला है, इसमें बज़ाहिर तो आपको हलाल लग रही होंगी, उसके टेस्ट से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, कोई एक खोलने पे कोई एक भपका भी आपको कोई भूखा महसूस नहीं हो रहा, बल्कि बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। लेकिन इनकी तहकीक ज़रूरी क्यों है? और बिलख़ुसूस जो चीज़ें हैं वो कोई आ रहे होते हैं रिश्तेदार अमेरिका से, उनसे हमने मंगा ली चॉकलेट्स, बिलख़ुसूस उनकी तहकीक के बारे में क्या कहेंगे आप?
असल में ये एक पूरी जो है ना वो एक हिस्ट्री है जी। कि किस तरीके से ना ये मसाइल हमारे सामने आए। देखें, हाँ। एक ज़माना था हमारे पास चीज़ें आती थीं तो बड़े सादा तरीके से होती थी। हमारी आबा व अजदाद में अगर हम चले जाएँ, अपने दादा परदादा की तक भी चले जाएँ, जी, जी। तो ग़िज़ाएँ जो है बड़ी सादा सी थीं। हाँ। उसमें जो है ना कोई प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का कोई तसव्वुर नहीं था। सही। ये जो हम नगेट्स खा रहे हैं आजकल, या जो आप जाते हैं किसी भी सुपर स्टोर में तो आपको जो है वो पैकेट में फ्रोज़न जो मिल रहा फ्रोज़न है। चीज़ें मिल जाती हैं, हाँ, ठीक है? इनका तसव्वुर नहीं था। कोई मैकेनाइज़ेशन नहीं थी प्रोसेस के अंदर ना, सिंपल जो है वो ठीक। प्रोसेस होता था। लेकिन जब जो है वो फूड प्रोसेसिंग या फूड इंडस्ट्री ने जो है वो तरक्की की, जिसको हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में, तो उसमें जो है वो मशीनरी भी इन्वॉल्व हुई, फूड प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व हुई। फूड प्रोसेसिंग के इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सारे जो है फूड एडिटिव जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। फूड एडिटिव जो है ना वो ऐसा केमिकल होता है फूड के अंदर शामिल किए जाने वाला, वो नेचुरल भी हो सकता है, मसनूई भी हो सकता है, सही। कि जिससे ग़िज़ाइयत मकसूद नहीं है। मतलब एज अ फूड उसको हम नहीं खाते, वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक। जैसे कलर है, हाँ। अब कलर जो है वो कोई, उससे कोई न्यूट्रिशन तो आपको नहीं नहीं मिलती, मिलेगी। कोई फ्लेवर है उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती, लेकिन वो क्या है कि वो बच्चों को अट्रैक्ट करने करेगा। के लिए कि भाई हाँ। किसी बच्चे को ये फ्लेवर पसंद है, सही। किसी बच्चे को ये कलर पसंद है, किसी को दूसरा कलर पसंद है। फिर ये कि जो फूड प्रोडक्ट है उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो लंबी लंबी होने लगी। बिल्कुल। पहले तो सब चीज़ें ताज़ी होती थी, दूध जो है वो ताज़ा आता था, गोश्त जो है वो ताज़ा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सब ये चीज़ें प्रोसेस फूड की सूरत में और पैक फूड की सूरत में आपको मिल रही हैं। दूध जो है वो 3 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन जो पैकेट में जो फूड आ रहा है, दूध आ रहा है, वो तो जल्दी ख़राब नहीं होता, वो तो 6-6 महीने की शेल्फ मतलब लाइफ रखा उसकी हुआ है। होता है जी, हाँ। तो उसकी क्या चीज़ है, उसमें केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, जितने भी ये सब केमिकल्स हैं जो फूड एडिटिव हैं, ये सब वो होते हैं जो फूड साइंटिस्ट ने अप्रूव किए हुए हैं, यानी ठीक जो है। इसकी अथॉरिटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सही है। जैसे जो है वो क्या कहते हैं, अमेरिकन फूड ड्रग अथॉरिटी है, वो एक बड़ा इसमें नाम माना जाता है कि भाई कौन से केमिकल आप फूड में इस्तेमाल कर सकते हो, कितनी सही। लिमिट में कर सकते हैं। तो असल में इन चीज़ों की वजह से जो है वो इशू सामने आए सही। कि जब भी कोई चीज़ प्रोसेस होती है, जैसे अगर हम बात करें कि एक पिग है, ठीक है, पिग जो है उसका मीट जो है दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह काऊ जो है मीट की बड़ी सोर्स है, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो उसका जो मीट इस्तेमाल हो रहा है उसमें तो सबको पता होता है ना, मगर मीट जो है वो किसी और सोर्स से है, वो आपको देख के पता चल जाएगा, फ़ौरन ऐसे ही। पता चल जाएगा। लेकिन तब्दीली जो आई वो ये आई कि अब इन चीज़ों के जितनी भी इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे हर एक से कोई ना कोई चीज़ बन रही है। जैसे एक मिसाल हम ले लेते हैं कि पिग जो है वो उससे पोर्क से जो है वो गोश्त ले लिया, पोर्क जिसको हम कहते हैं, तो उसके मीट को, और जो काव है उससे जो है हमने जो बीफ ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो उसकी हड्डी और उसकी खाल है ना उसको ज़ाया नहीं किया जाएगा, उससे मुख्तलिफ जो है बाई प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी। अच्छा। उससे फ़ैट ली जाएगी, उसकी फ़ैट से जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, केमिकल्स बनेंगे जो मुख्तलिफ मकासद के लिए प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें से एक मिसाल जो है आप जेलेटिन की ले सकते हैं कि जैसे जेलेटिन एक बड़ा इस पे मशहूर है। हट के सवाल करना था मुझे। हाँ, आप हाँ, फरमाइए। तो तो इसमें कोई हलाल ज़राए हैं जेलेटिन के हुसूल जी के? देखिए, अब जेलेटिन की अगर हम मिसाल भी ले लेते हैं और आपने इस पे अभी सवाल भी करना था तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, जेलेटिन क्या चीज़ है? जेलेटिन जो है वो एक मादा है जो फूड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अब ये जो जेलेटिन है ये कहाँ से हासिल होती है? ये होती है या तो हड्डी से निकलती है या स्किन से निकलती है। ठीक अब दो बड़े ज़राए आपके पास जो है वो हड्डी और स्किन के क्या हैं? पोर्क यानी पिग और और एक काऊ, काऊ। क्योंकि दुनिया के अंदर ज़्यादातर गोश्त इन चीज़ें का, जो गैर मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे पोर्क ठीक। का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और मुसलमान ममालिक में भी जो ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बड़ी के गोश्त का, जिसको हम कहते हैं काऊ मीट का, ठीक। उसका अच्छा, है। इसमें चिकन की तो खाल से कुछ हासिल नहीं नहीं, हो सकता। चिकन का इसमें उसकी इतना वो बोन नहीं से है। भी कुछ हासिल नहीं हाँ, होता? उसके ठीक। उससे चिकन की बोन से जो है वो बन सकता है, फीड बन सकती है। हाँ, जैसे होता है कि जो दी जाती है, हाँ, खिलाई जहाँ जाती जो है वो अलाउ किया गया, कुछ तो स्टैंडर्ड अलाउ ही नहीं करते कि आप चिकन को जो है वो नॉन वेज दे ही नहीं सकते, आपने उसको वेज ग़िज़ा ही देनी है। जैसे अच्छा। आपके जो GSO के स्टैंडर्ड हैं जी, गल्फ़ जी। के, और UAE के जो स्टैंडर्ड हैं वो कहते हैं कि आपने वेज ग़िज़ा ही वेज इसको देना, देनी है ठीक। आप, लेकिन दूसरे स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं कुछ लिमिट्स में। ठीक है। तो बहरहाल इससे जो है वो जेलेटिन हासिल होती है इनकी। सही। अब आपके पास पिग है या काऊ है, तो अगर पिग से हासिल हो रही है, चाहे उसकी बोन से हो चाहे उसकी खाल से हो, तो फिर तो वो हराम की हराम। कैटेगरी में चलेगी। ठीक। अगर काऊ से हासिल हो रही है तो फिर आपके पास उसमें दो कैटेगरीज आ गई। काऊ जो है अगर हलाल स्लॉटर्ड है, उसको इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया, तब तो उससे जेलेटिन जो है वो हासिल हुई, वो हलाल होगी। लेकिन अगर उसको जो है वो इस्लामी तरीके से ज़िबा नहीं किया गया तो उससे जेलेटिन जो हासिल होगी वो हलाल नहीं होगी। तो अब अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर जेलेटिन आ रही है और आप वो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की तहकीक करना ज़रूरी है कि वो कहाँ से हासिल हो रही है। आया वो पिग सोर्स है, और अगर काऊ सोर्स है तो काऊ जो है उसमें कौन सी कैटेगरी है, स्लॉटर्ड है या नॉन स्लॉटर्ड है। तो इस तरीके से हर मटेरियल में फ़ैट्स हासिल होती है। फ़ैट्स, अब फ़ैट जो है पिग से भी हो सकती है, काऊ से भी हो सकती है। सही है। फिर उससे मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं, मुख्तलिफ एमल्सिफायर्स बनते हैं जो फूड के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसको एक आम आदमी ना पढ़ के समझ भी नहीं सकता। ठीक। अगर आप जो है वो कोई
बिस्किट लेते हैं या आप कोई जो है वो चिप्स लेते हैं या आप कोई मायोनीज़ लेते हैं, उसके आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे ना तो शुरू में तो समझ में आना शुरू होगा कि भाई इसमें जो है पाम ऑयल पड़ा हुआ है, आपको पता है चलो सही ऑयल है। है, इसके अंदर एग पड़ा हुआ है तो एग हमें पता है क्या है। लेकिन जब उसमें आ जाएगा कि इसमें जो है वो E145 पड़ा हुआ है या इसके अंदर जो है वो एमल्सिफाइंग एजेंट पड़े हुए हैं या कहीं लिखा हुआ है कि परमिटेड फूड कलर, अब वो फूड कलर कौन से हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक आम आदमी जो है वो नहीं समझ पाता। ये इसमें असल चैलेंज है। ठीक। अच्छा, इसमें अगर किसी और जानवर से जेलेटिन हासिल किया जा रहा हो, 2 तो चलें मेन बड़े सोर्सेज़ हैं, लेकिन दुनिया में और बहुत कुछ खाया जाता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि जानवर हलाल है तो हलाल है, अगर जानवर हराम है तो फिर उसकी बनी हुई प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर यूज़ नहीं सकते। होगी। और इवन ये कि आप उसे कॉस्मेटिक आइटम और में भी यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम मेडिसिन पे आ जाएँ, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि अगर आपकी मौत सामने नज़र आ रही हो और शराब का एक घूँट पीने से आपकी जान बचती है, तो आप इस मौके पे शराब पी सकते हैं। तो इस मौके पर इस हवाले से क्या हुक्म है शरीयत का, ये फरमाइए। देखिए, वो जो आपने कायदे की तरफ इशारा किया, थोड़ा-सा बहुत ही टेक्निकल बात हो जाएगी। हाँ। लेकिन ये कि वो शरीयत का ज़रूर बिल्कुल कायदा अपनी जगह मौजूद है ठीक। कि अगर इंसान जो है वो जिसको हम लाइफ़ सेविंग ड्रग कहते हैं, जी। तो इसका पाकिस्तान का बिल्कुल अलग से एक स्टैंडर्ड भी मौजूद है कि लाइफ़ सेविंग ड्रग में अगर जो है वो ऐसी चीज़ के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाए, जो कि हलाल ज़रिए से हासिल नहीं हो रही, तो उसकी क्या शराइत है, किन शराइत की बुनियाद पर उसको किया जा सकता है। ठीक। तो वो पूरी उसकी एक तफ़सील है, उस सूरत में वो होती है। लेकिन अमूमी तौर पे ज़ाहिर-सी बात है, एक मुसलमान जो दवाएँ इस्तेमाल कर रहा है और एक कंपनी ख़ास तौर पे जो दवाएँ बना रही है, अगर वो मुसलमान कंज्यूमर के लिए बना रही है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसमें हलाल जो है वो सोर्स जो है वो यूज़ करे। जैसे अगर हम जेलेटिन की बात चल रही है, तो कैप्सूल जो आते हैं, जो कैप्सूल हैं वो जेलेटिन से ही बनते हैं। जितनी भी आपकी मेडिसिन है उसके अंदर जो है, चाहे हार्ड कैप्सूल हो चाहे सॉफ्ट कैप्सूल हो, दोनों जेलेटिन से बनते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुशाइन बात ये है, बड़ी अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो जेलेटिन के अंदर जो खुद कफ़ील है। सही। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है स्लॉटरिंग बड़े पैमाने पे होती है, तो उसमें हाँ। जो गाय की जो खाल है उससे जो है वो जेलेटिन बड़े पैमाने पे बनाई जाती है और उसकी हड्डियों से भी स्लॉटर हाउस से लोग हड्डियाँ लेते हैं, उससे जो है वो जेलेटिन बनाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इवन खुद अपने यहाँ जेलेटिन में खुद कफ़ील भी है, बल्कि पाकिस्तान की जेलेटिन अब बाहर भी जाती है, क्योंकि हलाल जेलेटिन की दुनिया में अब डिमांड है। जी, जी। क्योंकि जेलेटिन सबसे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल भी होता है, कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, दवाओं में भी आ गया और आपके खाने की चीज़ों में भी आ गया, बिल्कुल। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, अगर इस पे और काम किया जाए, गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करे और जो हमारा जो सनतकार है वो इस पे काम करे, तो ये एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है। बहुत पाकिस्तान की जो जेलेटिन है वो सस्ती भी होगी और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस पे जो है वो काम बहुत किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि शायद अभी तक जो गुफ्तगू हुई इससे ऐसा महसूस ना हो रहा हो कि हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं शायद खुदा न खासा उसमें हराम हाँ, चीज़ें हाँ, हाँ, पाकिस्तान। ऐसे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तो जो सोर्सेज है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादातर हलाल ही हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे यहाँ से हासिल हो रही हैं, बल्कि वो हलाल ही हैं, हम ये कह सकते हैं। कुछ मटेरियल जो है बाहर से आते हैं, तो उसकी भी जो है वो वेरिफिकेशन होके आ रही है। अब हलाल सर्टिफाइड मटेरियल आते हैं, जितने भी आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो मुख्तलिफ केमिकल्स या मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो भी चीज़ मंगवाते हैं, अब वो ऐसी चीज़ मंगवाते हैं कि उसके साथ उनके पास हलाल सर्टिफिकेट होता है जो इस बात की गवाही दे रहा होता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो हलाल तरीके से जो है वो हासिल की गई है। ठीक। तो पाकिस्तान में जो कि हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और काफ़ी कंपनीज़ जो है अब आप देखें उनके ऊपर हलाल का लोगो भी आपको नज़र आता है, प्रॉपर हलाल लोगो, सेल्फ क्लेम वाला नहीं जो सिर्फ हलाल लिखा हुआ होता है या HAL लिख दिया या हलाल लिख दिया, बल्कि कंपनी का प्रॉपर सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो। तो उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा जो है वो हलाल का इशू नहीं है। हाँ, जी, हमें ज़बरदस्त। हाँ, बाहर से अब आपके चाचा ताया फुप्पी खाला कोई वो क्या चीज़ लेकर आ USA रहा से है? लेके आ रहे हैं, हाँ। तो उसमें फिर तहकीक कर लें कि भाई इसकी जो है वो सोर्स क्या है। अगर सोर्स जो है वो हलाल सोर्स है तो उसका इस्तेमाल करें, अगर खुदा न खास्ता तहकीक नहीं हो रही फिर उसमें एहतियात करनी इस चाहिए। हवाले से आपसे आगे भी जो नंबर वगैरह होते हैं इस पे भी बात करेंगे। एक चीज़ ये भी इनायत फरमाइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि जो काऊ है उसकी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, हम स्पेशली बकरा ईद पर देखते हैं कि वो जो चर्बी होती है उसको बड़ा जी जमा किया जाता है और मेरे ख्याल उसको पिघला के फिर कुछ चीज़ें तैयार होती हैं। ये मुज़र सेहत है या ठीक होती है सेहत के लिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चर्बी पिघला के कुछ बन रहा है तो यूज़ में तो आएगा, कहीं ना कहीं तो सेल होगा। हाँ, देखिए, ये आमतौर पे जो चर्बी अगर हम बात करें लोकल मार्केट में, तो ये तो तेल की जगह पे इस्तेमाल होती है, ऑयल की जगह पे इस्तेमाल होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये डिपेंड करता है उसके प्रोसेसिंग के ऊपर कि उसने उसको प्रोसेस कैसे किया है, उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उस चर्बी निकालने की, उसको पूरा किया नहीं किया। तो इसमें दोनों तरह की चीज़ें जो हो सकती हैं। सही। तो इसी वजह से यही कहा जाता है कि जब ऐसी कोई चीज़ खाएँ तो जब तक ट्रेसिबिलिटी ना हो उसकी, आपको पता ना हो कि वो ऑथेंटिक चीज़ इस्तेमाल करें, तब तक जो है वो उसको इस्तेमाल ना करें। अब बाकी जो है वो इसके अलावा दुनिया के अंदर हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि वो इस तरह हर चीज़ उसकी जो गाय की चिकनाई होती है,
काऊ फैट होती है जिसको हम जो है वो टैलो कहते हैं, और इसी तरह जो है जो पोर्क की जो फैट होती है उसको जो लाट कहा जाता है। तो इन दोनों से मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स जो है वो निकलते हैं, बनते हैं, चिकनाई भी बनती है, फैटी एसिड भी बनते हैं, ग्लिसरीन भी लेकिन इसकी जो है मुतबादिल सोर्सेज भी अब दुनिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि लोगों की तरफ से अब ये चीज़ सामने आ रही है, हलाल का तसव्वुर जो है वो वसी भी हो गया और लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है हलाल की। पहले हलाल मार्केट जो है वो लिमिटेड थी। हाँ, अब वसी हो रही है। अब आप चाइना में भी जाएँ तो चाइना में भी आपको हलाल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप हमारे पास आ रहे हैं, हाँ। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको हलाल चीज़ प्रोवाइड करें। तो हलाल का तसव्वुर जो है दुनिया में फैल भी गया और उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। और इसके पीछे एक जो है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो वजह है वो ये इस्लामिफोबिया कि जब 9/11 के बाद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल जो है दीवार से लगाया गया, तो हर आदमी फिर अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश करता है। तो मुसलमानों को जो हलाल का जो तसव्वुर है ना, हलाल ग़िज़ा का या हलाल कॉस्मेटिक का या किसी भी चीज़ का, यानी हलाल कंज्यूमर का, ये तसव्वुर जो है मुसलमानों ने जो है फिर इंट्रोड्यूस कराया कि कुदरती तौर पर ये फैला कि यार ये हमारी शनाख्त है, हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उसके जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसके एक मेजॉरिटी कंज्यूमर या मुसलमान है, मुसलमानों की जो आबादी है दुनिया में एक रेशो है, उसके हिसाब से मुसलमान एक बड़ा कंज्यूमर है। तो मुसलमान ने कहा कि मैं अपना राइट क्यों इस्तेमाल ना करूँ। तो ये मुसलमानों में अवेयरनेस जो है वो पैदा हुई और मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर है वहाँ अब आप देखें कि वहाँ पे हलाल मिलता भी है, यूके में भी मिल जाएगा आपको, यूएसए में वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ आपको मिलेंगी, चाइना में आपको हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ मिलेंगी जो इस चीज़ को जो है वो इंश्योर करती हैं कि मुसलमानों के पास जो भी रॉ मटेरियल जा रहा है वो हलाल तरीके से जाए। तो जैसे ये जो चिकनाई की हम बात करें ना कि फ़ैट का बार बार जिक्र आ रहा है, तो जैसे फ़ैट एनिमल से भी हासिल होता है ना, इसी तरह ये फ़ैट आप जो है वो नबातात से भी यानी उससे भी हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, जैसे पाम ऑयल है। वरना पहले आप देखें कि जो साबुन वगैरह हैं वो चर्बी वगैरह से बनते थे, उसके बारे में ही तसव्वुर था कि साबुन जो है वो गाय की चर्बी से बनता है या खुदा न खास्ता सूअर की चर्बी से बनता है। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो जितना भी सोप बन रहा है, साबुन बन रहा है, वो इसी पाम ऑयल की सोर्स से जो है वो बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतबादिल सोर्सेज भी जो है वो दुनिया के अंदर आ गई हैं। ठीक, ये 9/11 वाला आपने जिक्र किया, वो कहते हैं जी शर से खैर बरामद होना, तो ये वो वाला पहलू इसमें वहाँ से नज़र आता है। मुफ्ती साहब ये फरमाइए, क्योंकि बार बार गाय की कुर्बानी का जिक्र आ रहा है, तो मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो ज़बिया के कौन से अहम शरई और अमली मसाइल हमें नज़र आते हैं। और आपने भी जो है वो ज़िक्र किया था और सरसरी सही था कि अब मशीनी ज़बिया एक नई चीज़ आ गई है और स्लॉटर हाउसेस बन गए, तो इनके बारे में बुनियादी शरई कोई ख़दशात पाए जाते हैं कि अगर कोई कर रहा है या करवा रहा है तो किन चीज़ों को ज़रा नज़र में रख ले। हाँ, जैसे देखें फ़ूड प्रोसेसिंग जो है उसमें हमने बात की कि वहाँ पे जो है वो एक जदीद तसव्वुर आया फ़ूड प्रोसेसिंग का, उसमें मशीनरी जो है वो एक इन्वॉल्व हुई, प्रोसेस का फ़र्क आया। तो इसी तरीके से यही काम जो है ज़बीहे के अंदर भी हुआ कि जो हमारे यहाँ मीट की जो सोर्स है, अगर हम 3 उसमें डिवाइड करें तो दुनिया के अंदर या तो पोर्क एक सोर्स है मीट की, दूसरी सोर्स जो है वो काऊ, जिसमें आप बुल जितनी भी इसकी कैटेगरीज़ हैं वो ले आएँ, तीसरी सोर्स जो है वो आप कह सकते हैं मटन की जो सोर्स है जिसमें लैम्ब आ जाते हैं, बकरे आ जाते हैं, और चौथी सोर्स जो है वो ये पोल्ट्री है। तो 4 सोर्सेज है ना। तो अब जो पोर्क की सोर्स है वो तो जाहिर सी बात है वो तो हमसे बहस से हमारी खारिज है, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं, उसकी किसी भी सूरत में वो हलाल नहीं हो सकता। वरना दुनिया में ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं कि लोगों ने पोर्क के ऊपर हलाल पोर्क जो है वो लेकर के जो है कि हलाल की ब्रांडिंग का इतना फ़ायदा उठाया कि उन्होंने कहा हलाल के नाम से चीज़ बिक रही है तो पोर्क के ऊपर भी हलाल का लेबल लगा दिया। इस तरह के वाक़यात भी पेश आए। तो बहरहाल तो दूसरी सोर्स जो है वो बाकी जो 3 सोर्सेज हैं उसमें अब इस्लामिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो हलाल तो हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि जो ज़बह का एक तरीक़ा है ज़कात का, जो कुरान करीम में जिसका ज़िक्र भी है कि पूरी जो आयत है इल्ला मा ज़क्कैतुम, जो तज़किये की, जिसको हम तज़किये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तज़किये का मतलब क्या होता है कि जो पूरा स्लॉटरिंग का, इस्लामिक स्लॉटरिंग का एक प्रोसेस है, उसको हम जो है वो तज़किया के नाम से जो है वो ज़कात के नाम से जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें देखें कुछ चीज़ें तो थी जो हम शुरू से देखते हुए चले आ रहे हैं, और जब हम अपनी यहाँ जैसे गाय की कुर्बानी करते हैं या जानवर की कुर्बानी करते हैं, बकरी की, तो उसमें हम ख्याल रखते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करना है, 4 रगे जो है वो कट जानी चाहिए, रगे कटने के बाद जो है वो जानवर को ठंडा होने के लिए छोड़ दो, ज़िबा करने वाला अगर वो कस्साब है तो वो मुसलमान है या नहीं है, ये सब चीज़ें तो हम देखते ही हैं। तो ये चीज़ें तो पहले से चलती हुई आ रही हैं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, जाहिर सी बात है ये मसाइल आज भी हैं। लेकिन कुछ जो नए मसाइल जो है वो इन्वॉल्व हुई, वो ये कि देखें जो सनतकार है, जो फूड प्रोसेसर, उसका मकसद क्या है, स्पीड
तेज़ करना, क्योंकि जितनी उसकी काम की स्पीड तेज़ होगी उतना उसका जो है वो जाहिर सी बात है उसकी अर्निंग भी जो है वो तेज़ होगी। तो उसके लिए जो है मशीनरी जब इन्वॉल्व हुई तो मशीनी ज़बीहे का एक तस्वुर जो है वो आया, और एक तस्वुर जो है वो स्टनिंग का आया। स्टनिंग क्या चीज़ होती है? स्टनिंग होती है कि जानवर को ज़िबह करने से पहले जो है वो किसी भी चीज़ से चोट मार करके उसको बेहोश कर दिया जाए, या आप कह लें कि उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाए, उसके दिमागी तौर पे मफलूज कर दिया जाए। अब इसमें भी खैर तफसील है कि बड़े जानवर के लिए अलग तरीका इस्तेमाल हो रहा है, छोटे जानवर के लिए अलग तरीका इस्तेमाल हो रहा है, और मुर्गी के लिए जो है वो एक अलग तरीका इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो चिकन के अंदर आता है, मुर्गी के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टनिंग नहीं हो रही बल्कि स्टनिंग के साथ जो है उसमें ज़बीहा भी मशीन से हो रहा है। बड़े जानवर के अंदर, दुनिया के अंदर, और ये जो मटन की अगर हम बात करें, इस कैटेगरी के अंदर जो ज़बीहा है वो हाथ से ही है। सही है। स्टनिंग ज़रूर होती है कि उसको पहले बेहोश कर दिया जाता है चोट मार करके, ठीक है, या करंट से शॉक लगा करके, दोनों तरीके होते हैं। लेकिन वो होता जिंदा है उस वक्त। लेकिन ये एक बहस है पूरी ना कि वो ज़िंदा होता ही नहीं होता, इसमें बड़ा जो है ना अच्छा, वो है ठीक। कि दोनों राय हैं। हाँ, देखिए, ये तो शर्त है ही सबके नज़दीक कि स्टनिंग के बाद जानवर का ज़िंदा होना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता मर गया तो फिर वो तो हराम हो मुर्दा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मुर्दार हो जाएगा। अब जो बात है, गुफ्तगू है, वो इस चीज़ पर है कि क्या इसके बाद जानवर ज़िंदा रहता है या नहीं रहता। हाँ, तो अब इसमें स्टडीज़ हैं। अब स्टडीज़ में जो है ना वो चीज़ें आती हैं कि भाई ज़िंदा भी रहता है, और कुछ सूरतों में जो है कभी कभी जानवर की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो उस वजह से यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान के उलमा की बात करें या पाकिस्तान के हलाल स्टैंडर्ड की बात करें, जो पाकिस्तान का भी एक हलाल स्टैंडर्ड है, तो उसमें जो है वो इस चीज़ को मना किया हुआ है कि आप स्टनिंग करेंगे नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान में किसी भी स्लॉटर हाउस में, जितने भी अगर स्लॉटर हाउस हैं पाकिस्तान के अंदर 10-12 या उससे ज़्यादा, तो उनके अंदर ये स्टनिंग जो है वो नहीं होती, उसको मना किया हुआ है। जो चिकन के अंदर स्टनिंग तो है ही, लेकिन चिकन के अंदर एक चीज़ और भी है कि उसमें ज़बीहा मशीन से होता है, कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, इंसानी हाथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इंसानी हाथ इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, ये भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो इसका तसव्वुर नहीं है। पाकिस्तान में हैंड स्लॉटरिंग ही है। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो चिकन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या रॉ चिकन भी दे रहे हैं, तो उनके जो ज़बीहा है वो हाथ से ही है। ठीक है। पूरा मशीनी सिस्टम है, लेकिन ज़िबह की जो जगह है वहाँ पे मशीन नहीं है, वहाँ पे 6 लोग 10 लोग खड़े हुए स्पीड तेज़ करने के लिए, क्योंकि एक आदमी करेगा तो पॉसिबल नहीं है। अगर 40,000 या 50,000 जो है वो बर्ड्स को स्लॉटर करना है, तो उसके लिए जो है वो 6 लोग 10 लोग खड़े हुए हैं, फिर उसमें आगे भी लोग खड़े होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी से ज़िबह छूट गया तो उसको चेक करके वो ज़िबह कर देता है। बहुत अच्छा जो है पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैकेनिज़्म है, तो पाकिस्तान के हवाले से तो कोई कंसर्न नहीं है। अलबत्ता बाहर से जो चिकन आती है उसके अंदर जो है वो मैकेनिकल स्लॉटरिंग होती है। मैकेनिकल स्लॉटरिंग के अंदर जो है वो जो बहुत से स्कॉलर हैं दुनिया के अंदर, उनका यही फतवा है, ख़ास जैसे अगर हम अरब उलमा की बात कर लें या मलेशिया इंडोनेशिया की, तो वो इसको जो है वो अलाउ करते हैं कि इसमें ये कहते हैं कि जब मशीन स्टार्ट की जाए तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए, और जब तक वो मशीन चल रही है उसको ज़िबह करिए, उस वक्त तक वो बिस्मिल्लाह फिर काफ़ी है। उसके बाद मशीन बंद हो जाती है, फिर आप स्टार्ट करें तो दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ लें। तो ये एक थोड़ा सा जो है दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसमें बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उसमें देखें हम अपने रोज़मर्रा के मसाइल में जो है वो किसी न किसी से पूछ के ही अमल करते हैं। तो जो हमारे लिए काबिल एतमाद मुफ्तियान कराम है उनसे पूछ करके जो है वो अमल करने के बाहर जाते हैं तो क्या करें। सबसे अच्छी चीज़ तो एहतियात है। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर ये चीज़ आपको कहीं मिलती है ना मार्केट में, तो स्टैंडर्ड्स जो हैं हलाल के स्टैंडर्ड, उनमें ये रिक्वायरमेंट है कि आप उसमें लेबल लगाएंगे कि ये हैंड स्लॉटेड है या मैकेनिकल स्लॉटेड है, तो आपके लिए बड़ा आसान है, वाज़ेह हो जाता है। तो एक कंज्यूमर का एक जो राइट है वो यहाँ पे जो है वो ख़राब नहीं होता। अगर मैं एज अ कंज्यूमर चाहता हूँ मैं ये इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मुझे उस पर लेबलिंग मिल जाएगी, और एज अ कंज्यूमर मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, जिस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, उसमें इजाज़त है, मैं खा सकता हूँ, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कुछ जो है वो स्लॉटरिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें, और भी कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं मशीनरी की वजह से, लेकिन उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। जहाँ पे भी हलाल स्लॉटरिंग है, हलाल सर्टिफिकेशन के साथ जो है स्लॉटरिंग हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, ये फरमाइए ई नंबर्स दरअसल ये क्या है, और क्या सारे ई नंबर्स जो है वो हराम है, या इसमें कहीं ना कहीं कोई जायज़ वाला भी मामला मिल जाता है? ये असल में ई नंबर्स जो है ना वो यही फूड एडिटिव्स हैं जो फूड के अंदर शामिल होते हैं। ई नंबर्स इनको इसलिए करार दिया गया कि ये यूरोपियन नंबर है, यानी ई से ई फॉर यूरोप है यहाँ पे ना, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यूरोपियन जब ट्रेड होता था तो उन्होंने जो एक हार्मोनाइजेशन की थी, आपको पता है कि उन्होंने जो है पूरी यूरोप को एक जो है वो स्टेट तस्वुर करके बहुत सारे कवानीन बनाए जो कंबाइन कवानीन है। तो उन्होंने कहा कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ केमिकल्स बन रहे हैं, कोई नाम इस्तेमाल करे, कोई नाम इस्तेमाल करे, तो ट्रेड को आसान कर लिए उन्होंने कहा कि एक कोड दे दो, भाई ये वाला कलर बना रहे हो तो इसको कोड दे दो, इसका कोड नंबर ही है, पूरा जो है यूरोप में वही कोड नंबर इस्तेमाल हो। तो ये कोड्स थे। अब इसके पीछे जो है ना वो जो क्या कहते हैं एडिटिव्स हैं, या इसके पीछे जो केमिकल्स हैं या जो अज्जाए तरकीबी हैं वो नेचुरल भी हैं, कुछ उसमें जो है मसनूई अज्जाए तरकीबी हैं। तो उसमें दोनों तरह की कैटेगरी हैं। कुछ कैटेगरी तो ऐसी है कि जिसकी सोर्स हलाल ही होती है, कुछ ऐसे उसमें जो है वो नंबर्स हैं कि जिसकी सोर्स हलाल भी हो सकती है और हराम भी हो सकती है, दोनों
दोनों हो सकती है। ठीक, जैसे जेलेटिन है उसका भी एक ई नंबर है, हाँ ठीक है, तो वो ई नंबर आपको लिखा हुआ मिल रहा है जो जेलेटिन का ई नंबर है, तो अगर वो पोर्क से है तो वो हराम है, जाहिर सी बात है। सही है, काउ से है, लेकिन काउ जो है नॉन स्लॉटेड है तो भी जाहिर सी तो बात भी है हलाल नहीं। हाँ, काउ है और स्लॉटेड है तो हलाल है। तो ठीक। अक्सर ई अच्छा, ये नंबर अलग-अलग होते हैं इसके ई नंबर्स? नहीं, जो एंड केमिकल होता है ना उसका ई नंबर एक ही होता है। अगर अलग-अलग होते ना तो बड़ी आसानी हो जाती हाँ, अगर ऐसा होता कि पोर्क से जेलेटिन का नंबर ई 9 नंबर है, अलग होता, हाँ, क्योंकि ये यूरोप ने बनाया ना, तो उनके तो इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है। हाँ, अगर मुसलमान इस पे काम करते, वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दरमियान में कि हमने इस पे तो काम ही नहीं किया ना रॉ मटेरियल्स पे। रॉ मटेरियल्स जो बेसिक हमारे फूड के जो एडिटिव्स हैं वो बनाने वाले वही लोग हैं, ऐसा ही है, या तो चाइना से आ रहे हैं आपके, अब आने शुरू हुए हैं, या फिर आपके यूरोप से आ रहे हैं, गैर मुस्लिम ममालिक से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने तसव्वुर के हिसाब से उसको नंबर्स दिए। तो ई नंबर्स में यही होता है कि कुछ ई नंबर्स जो है उनकी सोर्स को आपको वेरीफाई करना होता है, कुछ ई नंबर्स जो ऐसे हैं कि जिसकी आपको पता होता है कि हलाल हैं। एक दो ई नंबर आप कह सकते हैं कि जो तयशुदा है कि हराम है, जैसे E120 एक ई नंबर है जो एक रेड कलर का नंबर होता है, वो कीड़े से बनता है। ठीक तो अब है, कीड़ा जो है जाहिर सी बात है उसका या उससे हासिल शुदा चीज़ का इस्तेमाल करना जो है वो जायज़ नहीं है कि कीड़े को कंज्यूम नहीं कर सकते, ऐसा तो ही वो मना है। तो इस वजह से जो है अब उसको आप कह सकते हैं कि अगर E120 किसी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर है तो आपको पता है कि वो हराम है, उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन बाकी जो ई नंबर्स हैं, अच्छा ई नंबर्स के बारे में जानना भी बहुत आसान है। अब ई नंबर से बहुत काम हो चुका है। आपको मुख्तलिफ हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, उनकी वेबसाइट पर उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप किसी कोई ई नंबर आपके सामने आया, आपने वेबसाइट पे जाके सर्च कर लिया, उनकी वो बता देंगे कि भाई ये हलाल है, तो फिर आप वो चीज़ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, या जो है अगर उन्होंने बताया कि ये सस्पेक्टेड है, इसमें दोनों सोर्सेज हो सकती हैं, फिर उसमें आपको तहकीक की ज़रूरत है। लेकिन वो भी तब जब उसमें कोई हलाल का लोगो नहीं है, हलाल सर्टिफाइड नहीं है। सही है, अगर वो हलाल सर्टिफाइड है तो इसका मतलब है जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ठीक, जिसने उसको सर्टिफाई किया है, जिसने उसको लोगो दिया, उसने वेरीफाई कर लिया उसकी सोर्स को। ठीक, तो ये ई नंबर्स का जो है वो इशू है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा मशहूर हुआ था ना कि पोस्टें आती हैं कि ई नंबर जो है वो सूअर की चर्बी को छुपाने के लिए, ये बिल्कुल, छुपाने के लिए नहीं है, ये कोड है। मे भी कुछ सूरतों में उसके पीछे सूअर की चर्बी भी हो होगी, सकती है, लेकिन ये नहीं कि वही सिर्फ वही है। नबाताती ज़रिए से भी तो जो है वो ई नंबर्स की जो सोर्स हो सकती है। अगर वो चिकनाई है, नबाताती चिकनाई है, उसका ई नंबर है, या एमल्सिफायर है वो ऐसे उससे हासिल हुआ है, फैट से जो नबाताती सोर्स से हासिल हुई है, वेजिटेरियन सोर्स से हासिल हुई है, तो वो हलाल होगा, जाहिर सी बात ठीक है। है। वो बहुत कुछ बना रहे हैं और वो अपनी प्रोडक्ट को क्यों खुलेआम ज़ाया करवाने पे जाएंगे, वो बिल्कुल, साहिल तो रखेंगे चीज़ों को। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि क्योंकि हलाल हराम और कहाँ से कौन सी चीज़ जनरेट हो रही है, हम इस पे बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे हलाल और हराम के दायरे बताए, जाहिर सी बात है फैशन में क्या चीज़ है, आपके दवाओं में, मेडिसिन में, बेवरेजेस में क्या चीज़ें शामिल हैं। ये जो तामीरात हो रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, तर्ज़ तामीर बड़ा तब्दील होता जा रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, फिर इसी तरह टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें भी इन चीज़ों के कुछ मामलात आ रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम तामीरात देखें, कोई कलर का मामला हो, कोई नए अंदाज की छत डालने का मामला हो, कोई कारपेट वगैरह किसी तरह के होते हैं, वो कहा जाता है कोई किसी चीज़ की खाल से बना हुआ होता है, इस पर भी ज़रा नज़र रखनी चाहिए। असल में जब हमने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया और अब हम जहाँ पहुँचे ना, तो अब हमारा तसव्वुर ये बन गया कि कहीं कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, जी जी, मैं जो मिसालें दे रहा हूँ आंखों देखी दे रहा हूँ, यानी कि जो हमने रिसर्च की है जो ना, आपने तजर्बे से गुजरे हैं, तजर्बे हाँ, से गुजरे हैं। ठीक, प्लास्टिक होता है आपका, जी ठीक है, होता है, प्लास्टिक की शॉपर वगैरह, शॉपर वगैरह, या आपके जितनी भी रैपर्स होते हैं, ठीक, उसकी जो सोर्स होती है पेट्रोलियम सोर्स होती है, सब यही कहते हैं पेट्रोलियम सोर्स है। लेकिन बाज़ दफ़ा उसके अंदर ऐसे एडिटिव होते हैं, स्लीपिंग एजेंट होते हैं जो आपके एनिमल बेस होते हैं। अच्छा, हाँ, तो जब हम हलाल सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उसकी सोर्स जो है वो हलाल हो। आप क्या कहते हैं, हाइलाइटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर देखिए स्मूथनेस होती है ना, कि वो बड़ा स्मूथली चलता बिल्कुल है। ऐसा ही है, उसके लिए उसमें जो क्या कहते हैं चीज़ें बाज़ दफ़ा डाली जाती हैं वो भी एनिमल बेस हो सकती हैं, और होती यानी इस तरह हमारे सामने पेश आया कि वो एनिमल बेस है, पर उसके हमने जो है वो तहकीक की और उसको चेंज करवाया। हाँ, तो अब और क्या चीज़ रह गई, आप टूथपिक इस्तेमाल करते हैं, हाँ, टूथपिक के ऊपर जो वो वैक्स होती है, वो वैक्स जो है वो आपकी फ़ैट बेस हो सकती है जो एनिमल से हासिल हो टूथपिक पे भी हो सकता है। उसके आप देखिए टूथपिक पिक जो है ना, एक वो लेयर होती है हल्की सी, दादी जान यूज़ करती थी पीतल की, मेरा ख्याल है वो करना चाहिए। हाँ। लेकिन असल में वही बात है कि ये सब वो चीज़ें हैं कि इम्कान के दर्जे में ये सब चीज़ें मौजूद हैं, और कुछ वाक़यात में भी, मतलब जो मैंने आपको मिसाल के तौर पर पेश किया कि ऐसा होता भी है। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अतबार से अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस मोर सेफ जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड के, वहाँ पे अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको थोड़ा बाहर आपको जो है वो हर चीज़ में आपको एहतियात कर लें, खैर मुस्लिम मुल्क में है
ठीक। जैसे अब आप मलेशिया में, तो मलेशिया में भी इस पे बड़ा ख्याल है, अच्छा। बहुत ख्याल रखा जाता है। ठीक। तुर्की में है, वहाँ पे भी इसका वहाँ पे तसव्वुर भी मौजूद इस्लामिक है, कंट्री है। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। हाँ। लेकिन ये कि अगर आप स्पेन में हैं तो स्पेन आपको में है तो हाँ। आपको, यानी जितने आप ऐसे मुल्क में चले जाएंगे वहाँ पे आपकी एहतियात जो है उतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी तहकीक उतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, ये सब बिल्कुल। चीज़ें। लेकिन मिल जाता है, तलाश करें हाँ। तो यूरोप में भी हलाल सर्टिफिकेशन अच्छा, बॉडीज़ काम एक करेंगी। एहतियात के ज़ुमरे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बेहतर है, कि हमारे एक दोस्त थे कहने लगे कि हम हर जगह से यूएस में पिज़्ज़ा नहीं ले सकते। ठीक है जी, क्या रीज़न है? तो उन्होंने कहा है कि वो बना तो देते हैं हलाल फूड का, लेकिन जिस कटर से वो जो हराम जानवर का जो गोश्त होता है उससे पिज़्ज़ा को कट करते हैं, उसी से इसको भी कट करते हैं। तो फिर हम एहतियात करें, जिसमें उसे बनाते हैं उसी में से बनाते हैं। तो ऐसे में क्या एहतियात है कि आप ना बिल्कुल इस्तेमाल करें? बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि इवन मैं आपको बताऊं कि जितने भी हलाल के स्टैंडर्ड हैं इस वक्त, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो मलेशिया का स्टैंडर्ड हो, चाहे वो ओआईसी का सिमिक का जो स्टैंडर्ड है हलाल का वो हो, यूएई का हो, जीएसओ का, उसमें ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं ठीक। कि जो भी चीज़ आप किसी हराम प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हम कटर की मिसाल ले लें सही। या वो किसी उसकी मिसाल ले लें, फ्राई पैन की मिसाल ले लें कि फ्राई पैन है, उसमें जो है वो पहले नूडल्स बनाए, उसके अंदर पोर्क था, उसी में नूडल्स बनाए, उसके अंदर बीफ था। हाँ, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन। हाँ। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खासा उसमें कुछ ज़र्रा भी जो है वो हराम का आ गया, तो पता है कि हराम का एक ज़र्रा भी पेट में चला जाए तो वो इंसान की दुआ कबूल होनी जो है वो हदीस में आता है बंद हो जाती है। अल्लाह। और जो इसके असरात है ना हलाल के, आप हलाल की अगर आयतें पढ़ें ना तो देखें कहीं जो है लिखा है कि हलाल खाओ फिर तकवा इख्तियार करो। मालूम हो तकवा आएगा तो हलाल ग़िज़ा हलाल, होगी, आहा। शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र करो। क्या मतलब? हलाल खाओगे तो शुक्र की तौफीक होगी। सही बात। आगे फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, हलाल खाओ। मालूम मतलब इससे उलमा ये निकालते हैं कि पता चलता है अगर ग़िज़ा हराम हो रही है तो इंसान फिर शैतान के रास्ते पे चलेगा। तो ये बहुत एहतियात वाली जो है वो चीज़ है। तो इसी वजह से जो लोग ये करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर मजबूरी है तो उसको प्रॉपर वॉश करवा लें, ठीक। ठीक है, कि उसमें से जो उसके असरात हैं वो ज़ाहिल हो जाए, फिर जो है वो उसको जो है वो खा लें। ठीक। लेकिन ये इंडिविजुअल के लिए तो है, कह सकते हैं कोई करना चाहे, इज्तिमाइयत लेकिन इज्तिमाइयत जो मसलन कोई स्लॉटर हाउस है, वो कहता है कि मैं 1 घंटा जो है वो झटके वाली बीफ स्लॉटर करता हूँ और उसके बाद जो एक दिन जो है मैं वो हलाल वाली करता हूँ। यूरोप में यूएसए में वो किस तरह करना चाहता है, तो इस चीज़ की इजाज़त जो है वो हलाल स्टैंडर्ड नहीं देता, क्योंकि आप कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। तो अगर खुदा न खासा ज़रा सा भी ज़र्रा आपका हराम का हलाल चीज़ में चला गया तो वो हलाल चीज़ आपकी पूरी बेकार हो गई, क्योंकि उसकी लिमिट तो नहीं है ना कि 1 ग्राम अलाउ है या 2 ग्राम अलाउ है, तो बिल्कुल एक मामूली मिकदार में भी इसकी इजाज़त नहीं। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा, क्योंकि अभी हम ई नंबर्स पे बात कर रहे थे, ये तो कंटिन्यू में एक नया सवाल आपके सामने हमने पेश कर दिया था। तो आपने खुद ही जिक्र किया सोशल मीडिया पे अफवाहें आ जाती हैं कि जी ये तो सब जो है वो पोर्क है और पिग की चर्बी है। इन अफवाहों की तस्दीक कैसे करेंगे? मुझ जैसा एक आम आदमी, इसको तस्दीक चाहिए कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है, तो कहाँ से करेंगे? देखें, सबसे इसका जो आसान तरीक़ा है और जो सबसे ऑथेंटिक तरीक़ा है वो सर्टिफिकेशन ही है। ठीक। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो हमने अभी बात की, तो उसमें देखें ना, आप एक जगह पे आके ब्लैंक हो जाते हैं। आपको मटेरियल भी अगर पता चल गया तो उसकी सोर्स आपको कैसे पता चलेगी? एक तरीका तो ये है कि आप जो बनाने वाला है उसको ईमेल करें, आज के ज़माने की अगर हम बात करें, या उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो उससे रब्ता करें, उससे सोर्स पूछें कि भाई ये तुमने कहाँ से लिया, तुम जेलेटिन इस्तेमाल कर रहे हो, ये जेलेटिन जो है वो कहाँ से आई है, तुम ग्लिसरीन इस्तेमाल कर रहे हो, ये किसी पौधे से आई है, किसी या इसकी जो फैट है किसी जो है वो जानवर से आई है, कहाँ से आई है, तो ये भी मुश्किल काम है। तो इसका जो एक आसान तरीका है वो है हलाल सर्टिफिकेशन ही, कि अगर आप जब भी कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई कंज्यूमर ख़रीद रहे हैं, तो उसमें ये देख ले कि उस पर हलाल का लोगो, जो प्रॉपर लोगो होता है किसी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के साथ, वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, या उस कंपनी के नाम के साथ जा करके उसकी, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, वेबसाइट पे जाके सर्च कर ले, जिस कंपनी का लोगो लगा हुआ है उस हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी की वेबसाइट पे जाके देख ले कि वाकई इन्होंने इसको सर्टिफाई किया हुआ है। क्योंकि जो भी कंपनी किसी को सर्टिफाइड करती है तो उसको जो है वो लोगो भी इशू करती है और उसके साथ साथ उसका नाम अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी वो करती है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्या कहना चाहिए, आप थोड़ा सा इंसान जो है इसमें मालूमात हासिल करे कि भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुश्तबे हो सकती हैं। तो उसमें ख़ुद जब किसी चीज़ की हम सिलेक्शन करें तो उसमें एहतियात कर लें कि अगर कोई मुश्तबे चीज़ है उस पर कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है तो उसको छोड़ दें उसको। अब अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना मसला नहीं, लेकिन बाहर जो है वो इसका जो है वो ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि मीट है वहाँ पे, फिर और दूसरी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सॉसेज हैं, आपकी क्या कहते हैं कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, बच्चों की चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें, इन सब में जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो शामिल हो सकती हैं। तो उसमें या तो सर्टिफिकेशन ही आपके पास हल होता है कि आप सर्टिफाइड चीज़ लें। इसी वजह से हलाल
की जो इंडस्ट्री है ना वो बढ़ी ही इसी वजह से है। ठीक। हलाल का तसव्वुर बड़ा इसी वजह से कि मुसलमान की तरफ से डिमांड हुई है कि इसको हम इसको ऑथेंटिकेट करें। हाँ। अब उनके पास ऑथेंटिकेशन का सबसे आसान तरीका क्या है कि वो सर्टिफिकेशन ले लें। तो सही। इसी वजह से जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप देखें आज ये जो है हलाल सर्टिफिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जितने बड़े ब्रांड्स आपको मिलेंगे सब आपको जो है ना वो हलाल सर्टिफाइड मिलेंगे। तो ये एक आसान रास्ता है, बाकी अदरवाइज तहकीक मुश्किल है। तहकीक मुश्किल है वो। भाई पता चल जाए तो ठीक है, नहीं पता चलता तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसे छोड़ दें। हाँ, कोई इसमें ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी कि जो इंसान कहते हैं ना कि छोड़ ही इसके ना बगैर इंसान मर जाएगा। अब ये अल्टरनेट तो हर चीज़ का अल्टरनेट मौजूद हर है चीज़ मुफ्ती का जो है साहब, वो मौजूद है। आदमी करना चाहे तो सब हो जाता करना है। चाहे तो कर सकता है। लज्जत वाली चीज़ें हैं सारी। बिल्कुल ऐसे और ये आया भी सारे मसले लज्जत के लिए तो हाँ। है कि इंसान को लज्जत चाहिए, बेचने वाले को भी जो है वो ये चाहिए कि भाई मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो मुकाबला यही होता है कि मैं नई चीज़, नया कोई फ्लेवर निकाल के लाऊं मार्केट में, और खाने वालों को भी जो है वो टेस्ट चाहिए। तो उसकी वजह से जो है ये सारे मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये फरमाइए कि अल्कोहल के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नॉन अल्कोहलिक भी कहते हैं। आजकल बहुत मशहूर है नॉन अल्कोहलिक बियर, माल्ट वगैरह भी लोग यूज़ करते हैं। फिर इसी के साथ परफ्यूम्स पे एक बड़े वक्त तक वो था कि हम परफ्यूम लगा लेते थे तो फिर कोई कहता था तुम नमाज नहीं पढ़ सकते भाई, तुमने तो अल्कोहल वाला परफ्यूम लगाया हुआ है, इसमें शराब के वो उस अल्कोहल के चीज़ें शामिल है। फिर अद्वियात का इसी तरह मामला है कि उसमें महलूल वगैरह होते हैं। इसके बारे में शरई जो है वो शरीयत हमें क्या कहती है, रहनुमाई फराहम कीजिए। हाँ देखें, एक वक्त तक हमारा भी तसव्वुर था, जब तक हम इस इंडस्ट्री में नहीं थे हम भी ऐसे ही सोचते थे। लेकिन ये कि जब इंडस्ट्री में आए और माशाल्लाह काफ़ी उलमाए कराम जो है वो इस इंडस्ट्री में आए जी, और बड़े अच्छे बड़े नाम जो है वो इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। काफ़ी इस पर तहकीक भी हुई हैं और इस पर जो है वो मकालात भी लिखे गए दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई नया मसला आता है तो उस पर तहकीक होती है, गुफ्तगू होती है। शुरू में उलमाए कराम भी जो है उस पर कोई फतवा देने से या कोई राय कायम करने से डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हलाल हराम का मसला है। लेकिन बहरहाल जब एक कंक्लूजन आ जाता है, तहकीक हो जाती है, साइंटिस्ट जो है वो अपनी चीज़ें पेश करते हैं, फिर उलमा ख़ुद अपनी किताबों से जो है वो हवाले निकालते हैं, तो कोई ना कोई कंक्लूजन आ जाता है। तो देखें, अल्कोहल के बारे में ये है कि अल्कोहल जो है फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। अल्कोहल क्या है कि अल्कोहल दर हकीकत जो है ना वो जिस अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं ना, जिसमें नशा होता है, वैसे तो अगर साइंटिफिकली हम देखें तो अल्कोहल तो एक बहुत बड़ी फैमिली है। मुख्तलिफ केमिकल्स जो है वो अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये भी अल्कोहल की कैटेगरी में आता है, और इसके अलावा जो है पीजी जो है केमिकल है वो भी जो है वो अल्कोहल से जो है वो अल्कोहल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो इथानॉल है, मीथानॉल है, मुख्तलिफ जो है उसकी कैटेगरीज हैं। तो हम जो अल्कोहल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना यहाँ पे, जिसके बारे में जो नशावर होता है वो है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इथानॉल उसको भी कहते हैं। उसके अंदर ये सलाहियत है कि ये जो है वो इंटॉक्सिकेशन इसके अंदर प्रोफाइल होती है। तो जो मशरूबात हैं जो इस्लाम में मना है, ख़मर है, शराब है, उसके अंदर जो नशा है वो किस वजह से आता है, वो इसी उसके अंदर यही केमिकल पैदा होता है। अंगूर से शराब बनाई जा रही है, खजूर से बनाई जा रही है, या जो है वो जौ से बनाई जा रही है, या आलू से बनाई जा रही है, किसी भी चीज़ से। तो वो एक अमल से गुजरती है जिसको हम फर्मेंटेशन या अमल तख़मीर कहते हैं। उसके नतीजे में उसके अंदर ये अल्कोहल पैदा होती है, इथेनॉल, जिसके अंदर ये नशे की सलाहियत होती है। सही। तो जाहिर सी बात है कि ये तो वाज़े है कि अल्कोहल को एज अ बेवरेज इस्तेमाल करना, या ऐसी चीज़ जिसके अंदर अल्कोहल डली हुई हो उसको पीने के तौर पे इस्तेमाल करना, या उसको किसी ग़िज़ा में डाल के इस्तेमाल करना, इसकी तो इस्लाम में इजाज़त नहीं। लज्जत के लिए वो तो एक कतरा भी हराम है ना उसका, चाहे वो नशा करे या ना करे, उसका तो एक कतरा भी हराम है। किसी भी चीज़ से बनाई जाए, किसी भी तरह बनाई जाए, बतौर मशरूब जो है वो जौ से बने, अंगूर से किसी से बने, वो हराम है। ठीक है, लेकिन इसी तरह अल्कोहल जो है वो एज अ केमिकल भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इस अल्कोहल के अंदर जो इथेनॉल के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें भी हैं। जैसे अगर हम दो चीज़ों की बात करें, एक ये कि ये क्या कहते हैं एंटीसेप्टिक है, जरासीम कश होती है। दूसरा ये कि ये प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी महलूल के तौर पर, यानी किसी खुशबू को कैरियर के तौर पर, कैरियर कह लें उसको, कि खुशबू जो है अरोमा तो उड़ जाता है, फ्लेवर जो है उड़ जाता है, तो फ्लेवर को महफूज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लास्टिंग दे दे, लास्टिंग कह लें, या वो उसमें रहे, हाँ बरकरार रहे, वरना वो ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। और तो उसके लिए ये केमिकल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो अल्कोहल होती है ना, जो इस तरह केमिकल के तौर पे इस्तेमाल होती है, जैसे कोई फ्लेवर वाला इस्तेमाल कर रहा है, या हैंड सैनिटाइज़र में आपको याद होगा कोविड में बड़ा मसला आया था, कोविड में बड़ा मसला आया था ये।
तो ये जो अल्कोहल होती है ना, ये शराब वाली इंडस्ट्री से नहीं आ रही होती सही, ये कि दूसरा है। शराब बनाई उससे निकाली है, बल्कि सही। क्या होता है ये किसी भी इंडस्ट्री की बाय प्रोडक्ट होती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अल्कोहल कहाँ से हासिल की जाती है, शुगर इंडस्ट्री है हमारी, हाँ ठीक है। जब शुगर इंडस्ट्री से शुगर निकाल ली जाती है तो उसके बाद एक पीछे मादा बच जाता है जिसको मोलेसिस कहते हैं। ठीक। उस मोलेसिस के अंदर जो है वो अमल तखमीर यानी फर्मेंटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उसको किया जाता है, जिसके नतीजे में अल्कोहल जो है वो हासिल हो जाती है। वो अल्कोहल ऐसी होती है कि वो एज अ केमिकल ही हासिल होती है, वो बेवरेज के तौर पे होती नहीं, क्योंकि जो अल्कोहल पीने के लिए है वो तो जब शराब के तरीके से ही बनाई जाएगी ना तभी वो पीने तभी के आएगी। काबिल होगी। ये सही तो है। कोई पिएगा भी खुदा न खास्ता तो उसको जो है वो नुकसान भी पहुंचा देगी। अगर खुदा न खास्ता हाँ। कोई इसका एक गिलास पी ले प्योर अल्कोहल का, वो प्योर होती है तकरीबन 90% या हाँ, उसके आसपास वो प्योर होती है। तो अच्छा खासा नुकसान वो पहुंचाएगी। नुकसान, वो जाहिर सी बात है, कोई उसको इस्तेमाल भी नहीं बल्कि कर होना भी चाहिए ना बस तो। सकता। तो ये एज अ केमिकल जो है वो इस्तेमाल होती है, और ठीक। इसकी जो इजाज़त है वो इस शर्त के साथ है। 3 शर्तें आप कह सकते हैं बुनियादी। एक तो ये कि वो अंगूर और खजूर से ना हो। सही है। अंगूर और खजूर से आप केमिकल के तौर पे भी अगर अल्कोहल बनाएं, आप कहते हैं मैं शराब नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट जो है वो अंगूर से खजूर से जो है वो निकाल रहा हूँ, तब भी वो उसकी इजाज़त नहीं है। वो कुरान के अल्फाज की वजह से, ठीक। कि कुरान में अल्फाज आए खमर के, और सही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खमर जो है वो इन 2 दरख्तों से है। मना हो तो गया वो तो हो गया। मुतलकन उलमा ने कहा कि भाई उसको तो कोई इस्तेमाल छेड़ना ही नहीं है अल्लाह आपने। के नबी ने कह दिया तो बस बात तो छेड़ने खत्म। की ज़रूरत नहीं। हाँ, बाकी जो है वो अगर किसी और चीज़ से हासिल की जा रही है, जैसे शुगर केन से जो निकल रही है जिसकी मैंने मिसाल दी, तो उसके इस्तेमाल की इजाज़त होती है कि नंबर एक तो उसमें इंटॉक्सिकेशन नहीं होनी सही चाहिए, है। और दूसरी ये वो जुज़्व मकसूद नहीं होना चाहिए, यानी उस प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल डालने से मकसद ये ना हो कि इसमें अल्कोहल मुझे चाहिए। हाँ जैसे आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो आइसक्रीम के अंदर फ्लेवर डाल रहे हैं, उस फ्लेवर का जो कैरियर है वो अल्कोहल है, सही है। तो वो आप अल्कोहल आपका मकसद ही नहीं है, मकसद नहीं है वो, हाँ उसको फ्लेवर मकसद फ्लेवर है। मकसद है। ठीक है, तो ठीक इन कुछ शराइत के साथ जो है वो इसके इस्तेमाल की जाता है। खारजी इस्तेमाल जैसे एंटीसेप्टिक है, ठीक। शुगर टेस्ट करने से पहले जो है वो या ज़ख़म साफ़ करना है। सही। या हैंड सैनिटाइजर का जो कोविड ठीक। में इशू आया था तो उसमें भी उलमा ने बताया था कि भाई ये अल्कोहल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। और माल्ट वगैरह भी पी सकते हैं, नॉन माल्ट अल्कोहलिक। जो है वो नॉन अल्कोहलिक ही होता है, क्योंकि उसमें जो माल्ट होता है ना उसमें 2 तरीके की मेरी जो मालूमात हैं, तो उसमें 2 तरीके के होते हैं। एक तो ये कि जिसमें माल्ट बना, हाँ। उसमें कोई फर्मेंटेशन कोई प्रोसेस नहीं। हुआ ही नहीं, वो समझे कि जौ का पानी है सिंपल, जो हमारे बड़े भी इस्तेमाल करते थे पेट को जी, ठंडक जी, देने जी, के लिए, बिल्कुल। उसके लिए। एक जो है वो तसव्वुर ये है इसका कि पहले उसकी फर्मेंटेशन हो गई उसमें, यानी कि उसमें नशा पैदा हो गया, फिर उसके बाद उसकी अल्कोहल को जो है वो डीनेचर किया जा रहा है, उसके पीने की जो है ना वो मना किया जाता है। वजह उसकी है कि वो एक दफ़ा अल्कोहल यानी शराब बन गई, तो अब उसका रिवर्स नहीं है, सही है। क्योंकि वो शराब बन गई तो फिर वो तो नजिस और ख़राब हो गई, खराब हो गई, हराम हराम हो गई हो चीज़। गई, अब सही। उसको हलाल करने के लिए हम सही। कहें कि हमने उसको डीनेचर कर दिया, सही। तो उससे तो मना किया जाता है। वैसे लेकिन जो आप माल्ट है वो आप इस्तेमाल कर बस सकते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि मुझे खुद भी बड़ा शौक है, तो मैंने कहा मैं फतवा ले लूँ आज। हाँ हाँ, नहीं। अच्छा ये फरमाइए, हलाल सर्टिफिकेशन का हमने काफ़ी बात की है, आपने बारहा इसका जिक्र किया है, इसका अमल क्या होता है और ये किन इदारों से अंजाम पाया हुआ हो तो उसके ऊपर एतबार किया जा सकता है, इस पर एक रोशनी डालिएगा। और साथ ही ये जो इसका पूरा तरीक़ाकार है कि मैंने लाके चॉकलेट दी कि जी ये चॉकलेट है, आप इसको हलाल सर्टिफाइड करें, तो उसकी एक एक चीज़ वो बारीक बीनी से पूरा टेस्ट लैब टेस्ट वगैरह करेंगे तब जाके होगा, या कोई और प्रोसेस है इसका? देखिए 2 अलग अलग हो गई सवाल ना आपके, तो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक तो ये कि ये सिस्टम क्या है ना, सही। हलाल सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है, मतलब सवाल ये पैदा होता है ना कि कल मैं और आप मिलके सर्टिफिकेशन हाँ, बॉडी बना लें exactly. तो क्या हमारी जो एक्सेप्टेंस है। तो इसका सिस्टम क्या होता है कि दुनिया के अंदर और भी सर्टिफिकेशन है, जैसे आपने सुना होगा ISO की सर्टिफिकेशन होती है, फूड सेफ्टी की सर्टिफिकेशन होती है, ISO 22000 है, फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, 9001 है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, इन पे सर्टिफिकेशन होती है। तो यही सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए भी लिया गया है। इसमें क्या होता है कि सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, सर्टिफिकेशन बॉडी की जो अप्रूवल जो देती है उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो होती है एक्रेडिशन बॉडी से। एक्रेडिशन बॉडी आप कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट जो है वो बॉडीज़ होती हैं, जिनका काम क्या होता है, तौसीक़ी इदारे इनको आप कह सकते हैं, यानी वो ये तस्दीक करते हैं कि हाँ ये सर्टिफिकेशन बॉडी ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पिनैक है, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल। अब आपने कोई भी सर्टिफिकेशन एजेंसी आप खोलना चाह रहे हैं, हलाल की ना भी हो, तो भी आपको पिनैक से आप अप्रूव लेते हैं, तभी आपकी एक्सेप्टेंस होती है। वो आपका आके ऑडिट करते हैं, उसको असेसमेंट कहते हैं, वो असेसमेंट करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, आपका सिस्टम देखते हैं, कंटिन्यूस उसको जो है वो रिव्यू करते हैं, फिर वो आपको अप्रूवल देते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो एक इसमें इदारे होते हैं जो कहलाते हैं स्टैंडर्ड बॉडीज़, जो स्टैंडर्ड बनाती हैं कि
जब भी आप हलाल का सर्टिफिकेशन देंगे तो कौन से स्टैंडर्ड पे देंगे, आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो सही। उसकी बॉडी जो है वो अलग होती है। फिर एक चौथी आप बॉडीज़ कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी। कुछ जगहों पे गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वो इसको कंट्रोल करती हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी एक बॉडी बनी हुई है, उसके पास ये अथॉरिटी है, वो हलाल से मुताल्लिक कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो सर्टिफिकेशन बॉडी को भी कोई किसी चीज़ पे मजबूर कर सकती है। वो तमाम कंपनीज़ को ये भी कह सकती है एक कानून पास करके कल से सबको जो है वो सर्टिफिकेशन लेनी है, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सर्टिफाई करवाना है। तो ये इस तरह का जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है जो हलाल सर्टिफिकेशन काम करती है। सही। अब जाके इसका तरीक़ाकार क्या होता है सर्टिफिकेट देने का, तो उसके पीछे ऑडिट होता है कि इसका ऑडिट किया जाता है। अच्छा, कंपनी का भी ऑडिट होता है जो जिस कंपनी जहाँ मैन्युफैक्चर हो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका भी ऑडिट, उसका ही ऑडिट होता है, उसका बाकायदा ऑडिट किया जाता है, वहाँ पे विजिट किया जाता है, उसके पूरे प्रोसेस को वेरीफाई किया जाता है, उसके तमाम रॉ मटेरियल को वेरीफाई किया जाता है, उसके फूड एडिटिव को वेरीफाई किया जाता है, उसके पैकेजिंग मटेरियल को वेरीफाई किया जाता है, उसके अंदर क्लीनिंग केमिकल इस्तेमाल हो रहा है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके अंदर अगर हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल हो रहा है वर्कर्स के लिए तो उसको वेरीफाई किया जाता है, वर्कर्स की जो है वो हेल्थ को वेरीफाई किया जाता है कि मालूम है कि चीज़ तो हलाल बन रही है लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो कि मुताद्दी हो सकती है, तो वो भी नहीं आनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो हलाल के अंदर जो है वो वेरीफाई किया जाता है। और फिर चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्रॉस कंटेमिनेशन, के किसी भी जगह पर जो है वो किसी भी तरीके से प्रोसेस के दौरान किसी भी तरीके से कोई नॉन हलाल चीज़ या कोई नजिस चीज़ या कोई हराम चीज़ जो है प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो सकती है। मसलन प्रोडक्ट खुली छोड़ दी, परिंदे वहाँ हैं, परिंदे ने आके बीट कर दी, तो वो तो उस प्रोडक्ट को। अच्छा, ये तो आप बड़े जो है बड़ी कंपनीज की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, माज़द आपकी बात मैंने काट दी आपने। तो हम देखते हैं जो बर्फ़ वगैरह जो जमाई जा रही होती है इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ज़रा सवाल पैदा हो जाता है। अब देखिए, तो ये वो हमारे माशरे का एक अलमिया कह सकते हैं, ये कमी है कि अवेयरनेस नहीं है। छोटे पैमाने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी यहाँ होती हैं कि जिसमें जो है वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता, या जिसमें जो है वो जो क्वालिटी के मेयार है उसको फॉलो नहीं किया जाता। जैसे कुछ केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं वो लिमिट्स में करती हैं ना, लेकिन जो रोड पे खड़े हुए लोग हैं, कोई ठेले वाला है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो वो देखते हैं कि भाई समोसा बनाया था तो वो 2 दिन तक ख़राब नहीं हुआ, मैंने 1 चमचा डाला था इसका, तो अब मैं 2 डाल देता हूँ, ये 4 दिन तक चल जाएगा। तो कोई लिमिट्स नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उस पर खैर सिंह फूड अथॉरिटी है, और दूसरी जो हर सूबे के अंदर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, फूड अथॉरिटीज़, वो उस पर काम करती हैं, वो उस पर छापे, आप सुनते भी रहते होंगे दूध वालों के ऊपर छापा अभी तो बहुत ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए है कि वो माशरे के अंदर हमारे यहाँ जिस तरह और चीज़ों में बुराई फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी जो है वो बुराई फैली हुई है। हर आदमी अपने फ़ायदे को देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि मेरे अमल की वजह से किसी दूसरे को क्या नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसमें ज़रा एक शरई पहलू से भी रोशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि लोकल कोल्ड ड्रिंक्स एक ज़माने में बहुत चलती थी, और इसी तरह ये जो आपने समोसे वाली बात कर दी कि जी वो बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, मुर्दा मुर्गियाँ भी इस्तेमाल की जा रही होती हैं, तो ये इसकी कमाई एक मुसलमान के लिए हलाल है या हराम है? ज़रा जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत वाज़ेह चीज़ है कि अगर हराम चीज़ बेच रहा है मुर्दा, वो तो मतलब वाज़ेह जायज़ ही नहीं है। हराम ही नहीं, मतलब वो फिर सूदखोर को क्यों बुरा कह रहा है किसी को? सही बात, खुद जब ये काम कर रहा है तो सूदखोर से शायद ज़्यादा उसकी बुराई हो सकती है कि उसको तो अपना हिसाब देना है, लेकिन इसने तो दूसरों का भी हिसाब देना है ना, जो उसने दूसरों को हराम खिला दिया। और अगर आपने ये बात की है तो थोड़ी सी है तो क्रिटिकल बात, लेकिन ये कि मैं कर देता हूँ कि जैसे हम मुर्गियों की स्लॉटरिंग की बात करें ना, हमारे यहाँ जो है मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल होता है, तो आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी बनाने वालों की। 2 कैटेगरीज हमारे सामने होती हैं, लेकिन एक कैटेगरी बड़ी छुपी हुई कैटेगरी है, जिसके भी आपने बात की। जो बड़े स्लॉटर हाउस हैं वो तो पूरे सिस्टम पे चलते हैं, उनके ऑडिट्स भी होते हैं, क्वालिटी सब चीज़ें। रोड पे जो आपके दुकान वाला बैठा हुआ है, आप अपने सामने जाके ज़िबा करा लेते हैं, आपको पता है इसकी हाइजीन कंडीशन कैसी क्या है। लेकिन जो आपके रेस्टोरेंट्स में सप्लाई हो रही है, जो आपके शादी उसमें केटरिंग में सप्लाई हो रही है, वो जो है वो एक हिडन हमारा पहलू है। तो अभी एक हमारे यहाँ दारुल में कोर्स हुआ था, तो उसमें मैंने साथियों से ये बात की थी कि आप जो है वो कहते हैं ना हम इसमें क्या काम करें, तो ये काम है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। बल्कि यहाँ जामिया बिन्नौरिया में भी जो तखस्सुस में कोर्स हुआ था, तो मैंने साथियों को यही टास्क दिया था कि आप जो है वो कुछ इस तरह के सिलेक्ट करें, रेस्टोरेंट्स वालों के पास जाएँ कि हम आपके जो चिकन सप्लायर हैं उनको विजिट करना चाहते हो। हमारा मकसद कोई क्रिटिसाइज़ करना नहीं है या आपको बदनाम करना नहीं है, बल्कि इस्लाह मकसूद है। तो जाकर के उनके जो स्लॉटर मैन है उनकी थोड़ी इस्लाह कर दें, उनको चीज़ें समझा दें, भाई तुम स्लॉटरिंग में, क्योंकि उनको एक बड़े पैमाने पे जो है वो मुर्गियाँ ज़िबा करनी होती हैं। जैसे ऑर्डर लगा हुआ है, भाई सेठ ने कहा भाई ऑर्डर है 1000-1500 मुर्गियाँ, जल्दी से करो, ऑर्डर भेजना है। तो उसमें अगर बदएहतियाती हो जाती है तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए, तरबियत हो जाए, तो एक बड़ा अच्छा जो है वो है, ये ज़रूरी है। और ये आम आदमी ये समझ ले कि देखिए ये चीज़ हलाल आपके लिए कतन नहीं होगी कि अगर आप जानबूझ के किसी को मुर्दा चीज़ खिला रहे हैं या मुज़र सेहत खिला रहे हैं, वो भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, वो भी सही नहीं। और हराम मुर्दा तो बिल्कुल कतई हराम, मतलब मुर्दा तो बिल्कुल कतई हराम है ना, मतलब वो तो कुरान में वही में जिसका जिक्र है, बिल्कुल ऐसा ही है।
बाकी क्या कहना चाहिए, मुज़रे सेहत चीज़ों का भी जो है कुरान में वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका, तो वो भी है कि अपने आप को जानबूझ के हलाकत में मत डालो। यानी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो इंसान को इतना हार्मफुल करती है कि वो आगे जाके बड़ी बीमारी का सबब बन सकती है, जिससे उसको डिसेबिलिटी हो सकती है, आगे जाके मौत का सबब बन सकती है। अल्लाह न करे ऐसी कोई चीज़ खिला दी तो वो तो बिल्कुल कत्ल में के उस ज़ुमरे में आ जाएगा, अगर जानबूझ के किसी को ऐसी चीज़ खिला दी जिससे वो फ़ौरन फूड पॉइजनिंग हो गई जानबूझ के। एक होता है गलती से हो गई, वो उसमें तफसील हो सकती है, लेकिन अगर जानबूझ के गोश्त को सड़ा के खिला रहे हैं, ऐसे भी तो वाक़यात सामने आए ना कि गोश्त निकला तो सड़ा हुआ था, लेकिन वो ऐसा मसाले डाल के उन्होंने ऐसा बना दिया कि आप कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो कहीं होता ही नहीं, बाद में दवाएं आप लेते रहे। अच्छा ये फरमाइएगा, जैसे ये तो आपने बड़ी हसीन बात की कि ज़रूरी है कि जाके थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी जाए। एक आम सारिफ है, वो ताजिर हो सकता है, वो एक ख़रीदने वाला फ़र्द हो सकता है, इसके लिए हलाल स्टैंडर्ड्स को समझना जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ शरई एतबार से भी आप एक और रहनुमाई थोड़ी सी मज़ीद फरमाइएगा कि इसके लिए बुनियादी इल्म की ज़रूरत है या आदमी को ख़ुद थोड़ा सा अपने दिमाग के जो है वो दरीचों को खोलना चाहिए और फ़िक्र करके चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए। देखिए दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। देखिए जो सारिफ है ना, कंज्यूमर, उसका जो है ना वो रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि उसकी जो है ना बाउंड्रीज अलग है, लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो एक ताजिर है ना, जो इंपोर्ट कर रहा है कोई चीज़ या बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है ना। कुछ बाज़ दफ़ा जो है ना वो हम किताबों में शरई मसाइल जो है वो पढ़ लेते हैं कि भाई इस चीज़ की गुंजाइश है, इस चीज़ की गुंजाइश है। सारिफ की जिम्मेदारी अलग है। सारिफ क्या करेगा, मुफ्ती से पूछ के अमल कर ले। सारिफ जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह को देख लेगा, हलाल का लोगो देख लेगा, उसकी जो है वो बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन जो बनाने वाला है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का भी ख्याल रखे, वो अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स बना रहा है उसकी हलालनेस को भी जो है वो इंश्योर करें कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हलाल ज़रिए से ही हासिल हो रही है और इसके इंग्रेडिएंट जब हलाल हैं, और इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में जो जैसी बात है, कंज्यूमर के लिए तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना वो इसको समझ सकता है। उसके लिए जो एक कंज्यूमर के लिए इसमें आसानी है वो ये कि लेबलिंग, मैंने आपको बताया लेबलिंग होती है कि लेबल में चीज़ें लिखी होती हैं तो उसको थोड़ा सा पढ़ ले तो उससे जो है वो कंज्यूमर को मालूमात जो है वो मिल सकती है। ठीक है जनाब, इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं मुफ्ती साहब, 1 से 2 सवाल आपसे लेने। ये इनायत फरमाइएगा कि हलाल और हराम के पैमानों को या मेयारात को लेकर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में हमारे जो मकातिब फ़िक्र हैं इनमें कहीं 19-20 का थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है, तो हलाल और हराम के मामलात पे कहीं फ़िक़ही इख्तलाफ़ात मौजूद हैं या ये सबके सेम नज़र आएंगे हमें? अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो हमारी एक जनरल फूड इंडस्ट्री है जी, उसके अंदर जो तकाज़े हैं हलाल या हराम के, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना। अरब उलमा के नज़दीक कुछ 2-3 जानवर ऐसे हैं जो हमारे यहाँ, जो पाकिस्तान में उलमाए अहनाफ हैं, फ़ुक़हाए अहनाफ हैं, हनफी है जो हमारे ज़्यादातर फॉलो होता है, उसमें उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन ये कि वो इंडिविजुअल मसले आते हैं, वो आमतौर पे प्रोडक्ट के तौर पे अवेलेबल नहीं होते, वो शिकार वगैरह के इस तरह के कुछ जानवर हैं जिनको शिकार किया जाता है। ठीक है। दूसरी जो क्या कहना चाहिए, 1-2 मसाइल जो हैं जिसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है पॉइंट ऑफ व्यू में, वो 2 चीज़ें हम कह सकते हैं कि 2 चीज़ों में, एक तो जिसमें हमने बात की स्टनिंग की और मैकेनिकल स्लॉटरिंग। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो आप कह सकते हैं जो एक्वेटिक एनिमल है, समंदरी जानवर है, उसमें थोड़ा सा जो है पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि अहले इमामिया जो हैं, जो अहले तशय्युअ हैं, उनके नज़दीक अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और फ़िक़ह हनफ़ी में फिर थोड़ी सी और उसकी गुंजाइश है कि वो कहते हैं कि जो भी जिस तरह की भी फ़िश है, मछली है, वो खाई जा सकती है। उसके अलावा जो दूसरी स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनमें जो है वो समंदरी तमाम जानवर, जिसमें आप केकड़ा भी आ गया और इस तरह की चीज़ें जो वो खाते हैं, आपने देखा भी होगा, तो उनकी यहाँ उसकी इजाज़त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो बाहर से बन के आ रही है, फ़र्ज़ करें सऊदी अरब से आ रही है, दुबई से आ रही है, अब उनकी फ़िक़ा में उसकी इजाज़त है, अब वो पाकिस्तान आ रही है, अब मुसलमान मुल्क से आ रही है और वो सर्टिफाइड भी हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो हलाल है। तो उसके लिए भी जो है इसमें बड़ा ख्याल रखा गया कि जब भी कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसके अंदर कोई एक्वेटिक एनिमल, समंदरी जानवर का कोई जुज़ इस्तेमाल होगा, खुद इस्तेमाल होगा या उसमें कोई जुज़ इस्तेमाल होगा, उसमें लेबलिंग होगी बाकायदा। ठीक है। अगर जो है उसमें स्केल फ़िश है तो उसमें लिखा होगा कि इसमें स्केल फ़िश है। सही। अगर उसमें नॉन स्केल फ़िश है तो लिखा होगा नॉन स्केल फ़िश है। जिसने नॉन स्केल फ़िश नहीं खानी वो उसको अवॉइड करेगा। और उसमें जो है अगर कोई और एनिमल है अदर दैन फ़िश है तो वो भी उसमें मेंशन होगा। तो एक कंज्यूमर के लिए इसमें जो है वो इस तरह के आसानी मौजूद है। और स्टनिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया कि इसमें भी ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और कहीं भेज रहे हैं तो अगर वो स्टैंड है तो आप उसमें लिखें कि ये स्टनिंग है, इसकी स्टनिंग हुई हुई है। अगर वो मैकेनिकल स्लॉटरिंग है तो उसमें आप मेंशन करें कि मैकेनिकल स्लॉटर्ड है या हैंड स्लॉटर्ड है। तो इन स्टैंडर्ड्स की वजह से, आपने स्टैंडर्ड के बारे में भी सवाल किया था, तो इन स्टैंडर्ड्स की वजह से यही आसानी हुई है कि उन्होंने इस तरह के मयार दिए हैं कि एक कंज्यूमर का हक़ जो है वो
डैमेज नहीं होता। डैमेज नहीं हो रहा, ठीक कि एज अ कंज्यूमर अगर मुझे वो चीज़ खानी है तो मुझे पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे अवॉइड करनी है मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मुझे अवॉइड नहीं। बाकी कुछ जुज़वी फ़िक़ही इख्तिलाफ जो आते हैं उनको स्टैंडर्ड में इस तरह कवर किया गया कि उन्होंने ये कहा जो मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ है ना, जिस पे सबका इत्तेफ़ाक़ है ये सही हो जाएगा, उस तरीक़े को ले लो। सही है, मेरे नज़दीक भी सही है, मेरे नज़दीक ये गलत नहीं है। यानी एक इमाम है उनके नज़दीक वो गलत नहीं है और दूसरे इमाम कहते हैं ये ज़रूरी है। तो वही कहते हैं कि जिसने ज़रूरी कहा है ना उसकी बात को ले लो, जिनके नज़दीक ज़रूरी नहीं है उनके नज़दीक वो करने से हराम तो नहीं हो रही ना चीज़, ज़्यादा एहतियाती हो रही है। ठीक है, ऐसे ठीक है। जैसे एक हम बात करते हैं कि स्लॉटरिंग है, स्लॉटरिंग जो है वो कुछ फुक़हा कहते हैं कि एक हाथ में ज़िबा करना है, लेकिन हमारे यहाँ है कि जब तक छुरी जो है वो चला सकते हैं, अगर सही ज़िबा नहीं हो तो चला लें। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड के अंदर कि भाई कोशिश की जाए कि एक हाथ में जो है वो ज़िबा हो जाए, ताकि जो है वो तमाम वो चारों रगे जो है वो एक ही हाथ, कोशिश बेहतरीन की कर लें। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड के अंदर जो इन चीज़ों को हमारे यहाँ तो बकरा ईद पे 4-4 हाथ लग रहे हो, बेचारा जानवर कुर्बान नहीं हो रहा, उसके भी अलग मसाइल हैं, उसके भी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि कहाँ बिस्मिल्लाह दोबारा पढ़नी ज़रूरी है, कहाँ नहीं पढ़नी, ये सब चीज़ें उसके अंदर बारीकियाँ भी आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे मुफ्ती साहब, ये इनायत फरमाइएगा कि ये तो हमने जिक्र किया, आपने 9/11 का जिक्र किया कि जी हलाल फूड के मुतालिक काम हुआ, दुनिया ने उसके ऊपर काम किया, बहुत सारे ममालिक में बाकायदा हलाल के लेवल के साथ चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन क्या हम देखते हैं कि जैसे गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर और गैर मुस्लिमों में भी कहीं ना कहीं हलाल के कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। शुरू में हमें कुछ खबरें मिलती थी कि कोविड के बाद लोगों ने हलाल की तरफ ज़रा ज़्यादा जाना शुरू कर दिया, तो इसके पीछे सिर्फ तिजारत एक रीज़न हो सकती है या लोगों का एक मजमूई रुझान चेंज होता देखा जा रहा है कि वो हराम चीज़ों को छोड़कर ज़रा हलाल की तरफ आने लगे हैं? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो तो मुस्लिम कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है कि मुस्लिम कंज्यूमर के अंदर इसकी अवेयरनेस अब आ गई है। सही। और उसके पीछे जो वजूहात हैं वो हमने शुरू में बात की कि इस्लामोफोबिया उसकी वजह थी, या जो है और दीगर जो और देखें इस्लाम तो जो है वो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही दिया हुआ है। अमल की बात है कि अमल में हमसे कोताही हुई, तो अब ये है कि लोगों के अंदर जो है इसकी अवेयरनेस आ गई है, इसकी वजह से जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई है। और ये कि चूँकि अब मुसलमान हर जगह पर मौजूद हैं, तो इसकी वजह से मुस्लिम नॉन मुस्लिम इनको भी अब जो है इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस आ गई है कि मुसलमानों की जो है वो ये रिक्वायरमेंट है कि क्या चीज़ हलाल होनी चाहिए, क्या चीज़ हराम। बल्कि पहले एक तस्वुर ये था कि ये लोग समझते थे कि सिर्फ पोर्क इस्लाम में हराम है, उसके अलावा सब चीज़ को कहते थे कि मुसलमानों की अभी हलाल है। लेकिन अब उनको पता चल गया है कि भाई नहीं, इस्लाम में भी जो है वो पूरा एक तरीक़ाकार है, पूरी रिक्वायरमेंट है कि क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है। तो ये तस्वुर जो है, अच्छा अब इसमें जो आप पीछे अवामिल बात करें तो देखें जो कंपनी है उसने तो माल अपना बेचना है, तो अगर वो नॉन मुस्लिम कंपनी है तो वो भी हलाल ले रही है। क्यों ले रही है? कि उसका कंज्यूमर है ना, उसके कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है और उसने तो माल बेचना है, उसको इससे कतई नज़र नहीं है कि वो क्या डाल रहा है। वो कहता है कि ठीक है ये वाला इंग्रेडिएंट है, ये एनिमल बेस है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसका बस खरीदो आप। तो इस वजह से जो है वो गैर मुस्लिम कंपनीज भी ब्रांड्स जो हैं बड़े बड़े वो हलाल सर्टिफाइड इस वक्त आपको जो है वो नज़र आएंगे। तो ये डिमांड मुसलमानों की और उनकी तरफ से सप्लाई के भाई उन्होंने सप्लाई करना ही करना है। तो इस वजह से ये जो हलाल का तस्वुर है ये दुनिया में बहुत उभर के सामने आया। फिर टूरिज़्म जो है वो बढ़ गया है, बिल्कुल ऐसे मलेशिया तुर्की हो गया और कुछ मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पे टूरिज़्म जो है बहुत बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान में भी इसकी पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान के अंदर तो हलाल मार्केट की इतनी पोटेंशियल है, आपको पता है पाकिस्तान जो है ना वो शायद मीट एक्सपोर्ट में जो है वो 1% पे भी नहीं है अभी दुनिया के अंदर, 1% पे भी नहीं है पाकिस्तान। और दूसरी तरफ हम इंडिया पाकिस्तान से में बहुत आगे नजर आता है। यानी अगर हम रेड मीट की बात रेड मीट की बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया गालिबन, और ये जो मटन की हम बात करें तो उसमें इंडिया नंबर 1 है और ब्राज़ील जो पोल्ट्री में नंबर 1 है। हलाल की बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा। अब इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, अगर इस पर मौके फराम किया जाए, फार्मिंग की जाए, पाकिस्तान में कुदरती जो है वो चरागाहें मौजूद हैं, आपके पास जो है वो बहुत अच्छा गोश्त जो है, पाकिस्तान का गोश्त बहुत अच्छा समझा जाता है, सिंध का गोश्त बहुत अच्छा समझा जाता है, जो आपका और भी क्या कहते हैं पंजाब साइड का कुछ गोश्त है उसकी बड़ी दुनिया में रिक्वायरमेंट है, उस पर वर्ल्ड वाइड जो है रिसर्च मौजूद है। लेकिन ये कि इस पर अगर तवज्जो हो तो पाकिस्तान बहुत इकनॉमिकली इससे जो है बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर थोड़ा सा फोकस करके काम किया जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब बहुत आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तशरीफ़ लाए और इस हसास और अहम मौजू पर कि जिसे हर फ़र्द के लिए समझना ज़रूरी है। यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे सवालात जो एक आम आदमी सोचता है उसे जवाब नहीं मिलता, वह आज हमने आपकी गुफ्तगू की सूरत में बहुत सारे जवाब लोगों के सामने पेश कर दिए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बिनकाश के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर जो है बात करने का मौका दिया। और जाहिर सी बात है जितने उस पर हमने बात की है इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती थी, तो लिहाजा जो भी ऑडियंस है उससे मेरी गुजारिश है कि उसको एक एज अ अवेयरनेस
उस पे लें, जब भी अमल करें तो अब माशाल्लाह उलमा इकराम के अंदर जो इसकी अवेयरनेस और इसकी आगाही मौजूद है। अब आप बड़े दारुल-इफ्ताओं में जाएँ, उनसे मसला पूछें तो आपको जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में हलाल हराम के बारे में कोई सवाल है तो पूछ कर ही अमल करें, ताकि जो है वो क्योंकि हसास मामला है, खुदा न खास्ता जो है जाने अनजाने में पेट में कोई ऐसी चीज़ चली जाए जो फिर आगे वबाल का सबब बने, तो इसमें जो है वो एहतियात से काम लें और पूछ के अमल करने की कोशिश ज़रूर। करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, बिन कास्ट का ये एपिसोड आपने मुलाहिज़ा फरमाया। हमने दावत दे रखी थी जनाब मुफ्ती फ़रहान फ़ारूक साहब को, जो कि हलाल फूड के हवाले से, बेवरेजेस के हवाले से एक अथॉरिटी अगर हम कहें, या हम कहें कि एक तवील अरसे से आप इस तमाम मामले के साथ वाबस्ता हैं, और आपने बहुत सारे ऐसे सवालात जो एक आम आदमी सोचता है उसके जवाबात दिए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए मेहमान के साथ और बहुत से नए सवालात लेकर हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते हासिल कलाम यही है कि जो भी इस्तेमाल करें पहले परख लें, पहले देख लें, और एहतियात के साथ जायज़ चीज़ों को इस्तेमाल करें, और हराम से जितना हो सकता है वो बचें, और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। अल्लाह निगहबान।